निरोग स्ट्रीट आपके लाइव सेशन में मैं नलिनी मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आयुर्वेद के माध्यम से अल्सरेटिव कोलाइटिस के मैनेजमेंट पर आज का लेक्चर केंद्रित रहेगा। इस विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में आज हमारे साथ वैद्य राहुल गुप्ता होंगे। वैद्य राहुल गुप्ता आयुर्वेद और पंचकर्मा क्लिनिक हल्द्वानी के डायरेक्टर हैं। एक सक्षम नाड़ी वैद्य के रूप में उनकी ख्याति है। प्रसिद्ध श्री विश्व परंपरा पुणे से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। 15 वर्षों से अधिक समय से आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं। 20 से अधिक देशों के रोगियों को बतौर आयुर्वेद चिकित्सक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में अपने शोध पत्र पेश कर चुके हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में भी इनके कई लेख छुपे हुए हैं। माफ करिएगा, इनके कई लेख छप चुके हैं। आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार के लिए सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं, जहां उनके फॉलोवर्स की अच्छी खासी संख्या है। मैं राहुल वैद्य जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि इस वेबिनार को ये स्टार्ट करें। धन्यवाद नलिनी जी। मैं निरोग स्ट्रीट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस को मेरा कार्य जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस को उसको निरोग स्ट्रीट के मंच पे शेयर करने की संधि प्रदान की। तो मैं बिना किसी समय को गवाए हुए अपना मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। पीपीटी मेरी विजिबल है आप लोगों को? नलिनी जी, पीपीटी विजिबल है मेरी? हाँ जी सर, पीपीटी विजिबल है। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सक्सेसफुल आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस एक मॉडर्न डायग्नोसिस है, तो मॉडर्न साइंस में इसको क्या बोला गया है थोड़ा सा जान लेते हैं इसको। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है जो बेसिकली रेक्टम रीजन में रहती है और कभी कभार ये कोलोन तक ये प्रोग्रेस कर जाती है। और इसमें इंडिया में तो इसके केसेस कम हैं, लेकिन क्योंकि वेस्टर्न कल्चर को इंडियंस बहुत जल्दी अपनाने लगे हैं, इसकी वजह से जो है इंडिया में भी इसके केसेस बढ़ने लगे हैं। मोस्टली इनका जो एज रहता है 15 से 30 साल की उम्र में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, और एडल्ट एज में आफ्टर 60 इसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसमें एज पर मॉडर्न 25% ऑफ केसेस आर हेरिडिटरी, और इनके टाइप्स जो बताए हैं मॉडर्न साइंस ने ओशन के अकॉर्डिंग बताए हैं कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन कौन सा पार्ट इसमें अफेक्टेड रहता है। इसमें 5 टाइप्स में सबसे पहला अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस है, जिसमें रेक्टम का पार्ट, ये देखिए आप स्क्रीन में, रेक्टम का पार्ट इसमें अफेक्टेड रहता है। इसके बाद प्रोक्टोसिग्माइडाइटिस है, इसमें रेक्टम के साथ साथ थोड़ा सा कोलोन का पार्ट भी अफेक्टेड रहता है। लेफ्ट साइड कोलाइटिस भी इसके अकॉर्डिंग, लेफ्ट साइड का जो ये थर्ड वाला इमेज है, ये इसको लेफ्ट साइड कोलाइटिस बोला जाता है। नेक्स्ट है पैनकोलाइटिस। पैनकोलाइटिस का मतलब है कि पूरा कोलोन इसमें इंक्लूडिंग रेक्टम इन्वॉल्व हो जाता है। और लास्ट इसका जो टाइप है एक्यूट सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसमें जो ऑनसेट ऑफ डिजीज होता है विद इन 15 to 20 डेज होता है, और सीवियरिटी इसकी ज़्यादा रहती है। अब हम इनके कॉज और सिम्टम्स देख लेते हैं। एज पर मॉडर्न साइंस इनका उनको अभी तक इसका कोई भी फिक्स कॉज पता नहीं चल पाया है। तो पहले इसको इडियोपैथिक बोला जाता था, अभी थोड़ा सा पोस्ट कोविड इसको मॉडर्न साइंस में इम्यूनिटी वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है। तो बेसिकली इसको इम्यून मीडिएटेड रिस्पांस वो लोग बोलते हैं, मतलब कि बॉडी की जो इम्यून सेल्स होती हैं वो बॉडी के अगेंस्ट एक्ट करके ये
अल्सरेटिव कोलाइटिस को पैदा करती हैं, ऐसा मॉडर्न साइंस बोलता है। और इसमें सिम्टम्स बेसिकली जो देखे जाते हैं वो जीआई ट्रैक्ट से के सिम्टम्स मिलते हैं, जिसमें ब्लडी स्टूल्स देखने को मिलता है, लूज स्टूल्स रहते हैं, पस आता है स्टूल के साथ, टिनिस्मस रहता है। टिनिस्मस का मतलब है कि मोशन जाने के बाद भी मोशन जाने की फीलिंग रहती है। साथ में फीवर रहता है, पेशेंट को। किसी किसी पेशेंट में रेक्टल अर्जेंसी भी मिलती है। मॉडर्न साइंस में जनरली इनिशियल स्टेजेस में इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। पेन रहता है पेशेंट को तो पेन किलर्स दिए जाते हैं, NSAIDs दिए जाते हैं। इन्फेक्शन को सस्टेन करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। थोड़ा सा जब केस कॉम्प्लिकेट होता है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। और जब एक पूरा रिलीफ तो मैं नहीं कर पाऊंगा, जब भी सिम्टम्स का एक्यूट स्टेज कम हो जाती है या पेशेंट कुछ एक मेडिसिन पे सस्टेन हो जाता है, पेशेंट को लॉन्ग टर्म पेशेंट को लॉन्ग टर्म इम्यूनोसप्रेसेंट्स वगैरह दिए जाते हैं, जिसमें बेसिकली साइक्लोस्पोरिन वगैरह सुना होगा आपने। जब ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो उसमें पोस्ट सर्जरी पेशेंट को जो चलता है, बेसिकली इनका कॉज जैसे इन्होंने बताया है ना कि मॉडर्न साइंस मानती है कि इम्यून मीडिएटेड रिस्पॉन्स है। तो ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके अल्सरेटिव कोलाइटिस के रिकरेंस को टालने की कोशिश करते हैं, जो कि थ्योरेटिकली तो इनकरेक्ट है, लेकिन आज के कोविड काल में ये और ज़्यादा इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर आपका इम्यून सिस्टम ही सप्रेस हो जाएगा तो एक डिजीज़ को ठीक करने के चक्कर में आपको दूसरा इन्फेक्शन लग सकता है। इसीलिए बेसिकली इसमें 10% पेशेंट की पुअर प्रोग्नोसिस रहती है। और जब ये केस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है तो इसमें फिर 25 से 45% पेशेंट को सर्जरी एडवाइस कर दी जाती है। उसमें जो कोलोन का अफेक्टेड पार्ट है उसको कट करके फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से डायरेक्टली पैचअप कर दिया जाता है। ये इनके मॉडर्न साइंस के ट्रीटमेंट जो अभी करंटली अवेलेबल हैं। अब हम थोड़ा सा आयुर्वेद पर्सपेक्टिव के बारे में जानेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस के, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिम्टम्स बहुत सारे मिलते हैं। तो किसी भी एक डिजीज़ या किसी भी एक रोग से इसका कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कुछ एक ऐसी कंडीशंस है आयुर्वेद में जिसमें आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस का निदान बनाने में थोड़ा सा हेल्प मिलती है, जिसमें सबसे पहला है रक्तज प्रवाही का। सबसे पहला है रक्तज प्रवाही का, सेकंड है रक्तज अतिसार, थर्ड है पित्तज ग्रहणी और लास्ट है संग्रहणी। बेसिकली जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस में ग्रहणी दुष्टि देखने को मिलती है, साथ में पक्वाशय दुष्टि देखने को मिलती है। इस वजह से इन 3-4 जो मैंने डिजीज़ आपको जीआई ट्रैक्ट की शेयर करी हैं, इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस को रखा जा सकता है। और इसकी जो सूची है थोड़ा सा लंबी होती जाती है, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी देखने को मिलता है कि किसी किसी कुष्ठ रोग के पेशेंट में अल्सरेटिव कोलाइटिस को देखने को मिलता है, तो इसको आंतरज कुष्ठ भी कभी कभार कंपेयर करना पड़ता है। तो इसको किसी एक फिक्स क्राइटेरिया में ना डाल के पेशेंट के सिम्टम्स कैसे हैं, पेशेंट का ऑनसेट कब हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको अपना निदान सेपरेट बनाना पड़ेगा, जो हो सकता है कि इस स्लाइड में आपको ना मिले। अब हम अल्सरेटिव कोलाइटिस के कॉजेज और के बारे में जानेंगे। बेसिकली आयुर्वेद में कोई भी जो डिजीज़ होती है उसके बेसिक जो कॉज रहते हैं उसमें त्रय उपस्तंभ विपर्य, जो बॉडी के 3 स्तंभ आयुर्वेद में बताए हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इन तीनों का विपर्य होने के कारण बीमारी की उत्पत्ति होती है। क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस जीआई ट्रैक्ट से संबंधित है, इसीलिए आहार विपर्य इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसमें जो कॉजेज रहते हैं आहार विपर्य में, देख लीजिए आजकल की जनरेशन में स्टेल फूड खाने की बहुत ज़्यादा आदत रहती है लोगों को। टाइम नहीं मिलता है अपने जॉब से या बिजनेस से, तो सुबह का शाम को, शाम का सुबह अगर बासी आप खाना खाएंगे
तो ये कारण होता है। अनकुक्ड फूड आजकल बहुत ज़्यादा लोग खाने लगे हैं। मॉडर्न साइंस या फिर इंटरनेट नॉलेज के कारण लोग अपना जो डाइट है आजकल लोग उसको सैलेड से या स्प्राउट से रिप्लेस करने लगे हैं। आयुर्वेद में कभी भी अनकुक्ड फूड एक लिमिट से ज़्यादा खाने को नहीं बोला गया है। ठीक है, बेसिकली ये सब चीज़ें क्या करती हैं, इससे थोड़ा सा जठराग्नि पे असर आता है और आम की उत्पत्ति होती है। तो आम एक बार उत्पन्न हो जाएगा तो वो रोगी की प्रकृति के अनुसार या फिर उसके लक्षणों के अनुसार कोई भी रोग कर सकता है। साथ में इसमें डाइटरी फैक्टर्स में इरेगुलर मील टाइमिंग्स रहता है। एक बुफे सिस्टम जो है आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। शादियों में आपने देखा होगा कि खड़े होकर खाना खाया जाता है। और आयुर्वेद में अष्टविध आहार आयतन बताया गया है कि खाना क्या होना चाहिए, खाना कैसा होना चाहिए, खाना जिसने बनाया है उसका नेचर कैसा होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं आहार के पचन में मदद करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो रहता है कि मेंटल फैक्टर्स एक इसमें रहता है। मानसिक कारणों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल इसमें रहता है। खाने के टेबल पे अगर आपको क्रोध आ जाता है तो उस टाइम पे जो आपका आमाशय है या जो आपका स्टमक है वो श्रिंक कर जाता है। श्रिंक करने की वजह से जो खाना उसमें पड़ा रहता है वो एक तरह से निरेंद्रिय हो जाता है। और निरेंद्रिय खाना, जैसे सेंद्रिय खाना आपका शरीर बिल्डअप करता है, वैसे निरेंद्रिय खाना किसी भी तरीके की बीमारी ला सकता है। तो मेंटल फैक्टर इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक और इसमें डाइट में पत्र शाक जो बोला गया है, आजकल ग्रीन रेवोल्यूशन सब जगह देखने को मिलता है। ग्लोबलाइजेशन होने के कारण या क्या कह लीजिए आप, साल भर आपको हरे पत्ती वाली सब्जी खाने को मिलती है। मॉडर्न साइंस इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है कि इसमें आयरन है या बाकी चीज़ें हैं तो ये बेनिफिशियल है। पत्र शाक को आयुर्वेद में बहुत सारी कंडीशन में निषेध बोला गया है। पत्र शाक से आपको जीआई ट्रैक्ट के या अन्नवा स्रोतस के रोग तो देखने को मिलते ही मिलते हैं, साथ में कुछ एक ऐसे जैसे नेत्र रोग में पत्र शाक वर्ज्य है। साथ में कृमि रोग में पत्र शाक वर्ज्य है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का प्रयोग जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं तो उसकी वजह से दिक्कत होती है। साथ में मॉडर्नाइजेशन जो हुआ है, पैक्ड फूड अवेलेबल है आजकल, हर एक चीज़ में टेस्ट बढ़ाने के लिए चीज़ डाला जाता है। तो ये सब जो भी डाइट रहती है ये अल्सरेटिव कोलाइटिस का कारण हो सकती है। सेकंड पॉइंट है इसमें निद्रा विपर्य। जैसे हमने बताया है कि नेचर के अगेंस्ट जाके हमको कुछ भी नहीं करना चाहिए। दिन जो है वो उठने के लिए बना है, रात जो है सोने के लिए बनी है। आजकल इसका उल्टा शेड्यूल चालू हो गया है, लोग रात में उठ के काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं और दिन में सोते हैं। तो निद्रा का विपर्य जब कभी भी होगा तो शरीर में कोई ना कोई बीमारी डेवलप होगी। और इन जो हमारे जो फैक्टर्स बताए हैं इनके साथ में अगर ये होता है तो अन्नवा स्रोतस की जो व्याधि है उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तीसरा जो है ब्रह्मचर्य विपर्य है। आयुर्वेद में ब्रह्मचर्य को या शुक्र धातु को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, क्योंकि जो शुक्र धातु है उसमें कहीं ना कहीं शरीर के पुनर्उत्पत्ति का एक जो फैक्टर है वो शुक्र धातु से होता है। अगर इसको आप संप्राप्ति भेद से देखना चाहेंगे, जो पित्त दोष रहता है हमारा, जो उसका ईशत स्निग्ध गुण रहता है, क्योंकि पित्त दोष जो है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव दोष है, या उसको जामादा की रेफरेंस आया है, या जैसे दमाद होता है उतना ही संभाल के रखना पड़ता है। तो पित्त की अग्रेसिवनेस को कंट्रोल करने के लिए शुक्र धातु का कार्य रहता है। तो जो पित्त के गुणों में ईशद स्निग्ध गुण बताया गया है, जो पित्त को कंट्रोल करता है, वो शुक्र धातु से आता है। तो अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता है या फिर शुक्र धातु का अत्यधिक क्षय होता है तो इसकी वजह से भी अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। साथ ही साथ इसमें एडिक्शन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप देख रहे हैं स्लाइड में भी आपको देखने को मिलेगा कि मद्य अतिपानात जो दिया है वो अतिसार के निदान में बताया गया है। तो एडिक्शन में आप मध्य कह लीजिए, एडिक्शन का पोर्शन थोड़ा सा मॉडर्न एस्पेक्ट भी कवर करता है कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस
अगर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कोई पर्सन करता है तो उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस के फ्लेयर अप्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो एडिक्शन का भी एक रोल इसमें रहता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि कॉम्प्लिकेटेड और रिकरेंट स्किन डिजीज, ये थोड़ा सा पॉइंट आपको अलग इसमें देखने को मिलेगा। बेसिकली क्या होता है कि जब हम आप 3 जर्म लेयर्स आपने सुनी होगी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, बाहर वाली को एक्टोडर्म बोला जाता है, दूसरी मेसोडर्म है, तीसरी एंडोडर्म है। तो जो एक्टोडर्म जो बाहर वाली एम्ब्रियोनिक लेयर रहती है उससे स्किन बनती है, साथ ही जीआई ट्रैक्ट के कुछ एक पोर्शन उससे बनते हैं, जिसमें थोड़ा सा ओरल कैविटी का पोर्शन एक्टोडर्म से बनता है और थोड़ा सा एनल कैनाल का लोअर 1/3 पोर्शन एक्टोडर्म से बनता है। इसी वजह से स्किन और जीआई ट्रैक्ट के ये जो मैंने ऑर्गन्स बताए हैं इनका आपस में संबंध रहता है, और ये प्रैक्टिकली हमें अपनी प्रैक्टिस में देखने को भी मिलता है। अगर आपका स्किन डिजीज का कोई इशू है और वो कॉम्प्लिकेट होता है तो जीआई ट्रैक्ट के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, या फिर जीआई ट्रैक्ट के आपके सिम्टम्स हैं वो कॉम्प्लिकेट होते हैं तो स्किन पे उसका अकरेंस देखने को मिलता है। तो इस वजह से स्किन डिजीज या फिर कुष्ठ रोग के उपद्रव के रूप में भी अल्सरेटिव कोलाइटिस देखने को मिलता है। साथ में इसमें एक पॉइंट रह गया ऊपर, स्ट्रेस फैक्टर, मानस कंडीशन कैसी है उस पर भी अल्सरेटिव कोलाइटिस के फ्लेयर अप्स देखने को मिलते हैं। आयुर्वेद में भी देखिए आप राइट साइड की स्लाइड में देखेंगे तो श्लोक में दिखा है कि विषाद भयात शोकात, इसमें विष का जिक्र है। साथ में अगर भय और शोक में मनुष्य रहता है तो उसकी वजह से उसकी जठराग्नि मंद हो जाती है, और जठराग्नि मंद होती है तो भी अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे रोग देखने को मिलते हैं। तो एक स्ट्रेस फैक्टर इसमें रहता है। साथ में एक इसमें क्योंकि देखिए जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है ग्रहणी का रोग है। ग्रहणी जो है वो पित्त धरा कला का स्थान है, और पित्त धरा कला को मज्जाधरा कला से संबंधित बताया है आयुर्वेद में। और जो हमारा मस्तिष्क है वो मज्जा से बना हुआ है, जो हमारे नेत्र हैं वो मज्जा से भरे हैं, इसलिए मज्जाधरा कला और मस्तिष्क ये जो संबंध है उसकी वजह से जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी व्याधि देखने को मिलती है। अब थोड़ा सा हम इसके संप्राप्ति की तरफ जाना चाहेंगे। बेसिकली होता क्या है कि जैसे आपको सबको पता है कि आयुर्वेद में हमारी आंत्र या इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की जो उत्पत्ति बताई है रक्त और कफ से बताई है, इनके प्रसाद भाग से बताई है। तो इस वजह से अगर रक्त दुष्ट होगा या फिर कफ दुष्ट होगा तो इनके जो अवयव हैं जिन जो ये चीज़ निर्माण करते हैं हमारे शरीर में, उसमें भी दुष्टि देखने को मिलती है। तो इनमें अगर दुष्टि होती है साथ में लो वाइटैलिटी टिश्यू, मतलब जैसे कि कोई भी एक रोगी है, बचपन में उसको कभी भी किसी तरीके का कोई बुखार आता है, सपोज कीजिए उसको टाइफाइड आता है या जॉन्डिस होता है, तो जनरली क्या अप्रोच रहती है कि फीवर को सबसाइड करने के लिए उसको एंटीबायोटिक्स या एंटीपायरेटिक्स दिए जाते हैं। जबकि जब जब कभी ज्वर आता है तो उसको आयुर्वेद में एकदम से उसकी चिकित्सा करने के लिए नहीं बोला गया है, ठीक है। तो ज्वर को अपना काल मर्यादा अगर पूरा नहीं करने देते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या रहता है कि एक ख वैगुण्य निर्माण होता है। तो लो वाइटैलिटी टिश्यू थोड़ा सा मॉडर्न काउंटर पार्ट डाला है खा वैगुण्य के लिए। तो इस कंडीशन के हिसाब से या फिर जो ज्वर वगैरह की कंडीशन बचपन में रहती है उसकी वजह से जो है इंटेस्टाइन में या आंत्र में लो वाइटैलिटी टिश्यू डेवलप होने लगता है। और जैसा बताया गया है कि दोष जो है पूरे शरीर में कहीं भी घूमते हैं, ठीक है, और वो वहीं आके रुकते हैं जहाँ पे ख वैगुण्य होता है। तो इस ख वैगुण्य की वजह से जो शरीरगत जो दोष हैं जब वो दुष्ट होते हैं तो वो प्रॉपर उसी स्पेसिफिक साइट पे आके फिर वो दिक्कत करने लगते हैं। इस वजह से फिर वो दिक्कत होती है। इसमें एक जो फैक्टर होता है उसमें पित्त दोष का थोड़ा सा प्रधानता कहेंगे या वो रहेगा, क्योंकि देखिए जो अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो कंडीशन रहती है बेसिकली पेशेंट को स्टार्टिंग में कोलाइटिस के सिम्टम्स मिलते हैं
और रिकरेंट कोलाइटिस पेशेंट को रहता है, फिर वो जाके कॉम्प्लिकेट होके फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस में, यानी आप इस तरह से आप उसको सपोज कर सकते हैं कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें लुब्रिकेशन के लिए अंदर कफ की एक लेयर रहती है, और कोलाइटिस या प्रवाहिका के रूप में जब वो लेयर धीरे धीरे श्रेड होने लगती है तो वो जो इंटेस्टाइन का पार्ट है वो एक्सपोज हो जाता है। एक्सपोज होने के बाद जब कफ वहाँ का लगभग खत्म हो जाता है तो फिर वहाँ से जो एक्सपोज होने की वजह से जो इंटेस्टाइन की अंदर की लेयर है उसमें वूंड फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे मैंने बताया है, और वूंड फॉर्मेशन होकर फिर उसमें पस पड़ने लगता है। तो इन जनरल अगर कोई भी इंटेस्टाइन में वूंड होता है तो 3 से 4 दिनों में बॉडी उसको अपने आप हील करने की कोशिश करती है, लेकिन अगर उस रोगी में पित्त उसका दुष्ट है तो ये जो हीलिंग प्रोसेस है वो पित्त दोष होने नहीं देता है, जिसकी वजह से जो है कि हीलिंग ना होने की वजह से और बार बार उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से मोशन में ब्लड तो आता ही है, साथ में उसमें पस भी देखने को मिलता है। इस वजह से पित्त दोष का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। श्लोक में भी देखिए मैंने इसमें आपको रेफरेंस कोट किया है कि चरक सूत्र स्थान का श्लोक है जिसमें पित्त विकारों में एक गुद पाक सिम्टम आया है, तो ये इससे आप कोरिलेट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा अब इसमें उपद्रव में देख लेते हैं हम। अल्सरेटिव कोलाइटिस वैसे तो जीआई ट्रैक्ट या अन्नवाह स्रोतस की व्याधि है, लेकिन इसमें अगर इसका प्रॉपर मैनेजमेंट ना किया जाए या प्रॉपर इसकी चिकित्सा ना की जाए तो इसमें अलग अलग सिस्टम के रोग देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहला है कि जॉइंट डिसऑर्डर देखने को मिलता है, क्योंकि पुरीश धरा कला, ये सॉरी पुरीश धरा कला जो रहती है, लार्ज इंटेस्टाइन को पुरीश धरा कला आयुर्वेद में बोला गया है, और पुरीश धरा कला पक्वाशय जो है वो वायु का स्थान रहता है, और अस्थि धरा कला और पुरीश धरा कला के बीच में जो संबंध रहता है वही एक कारण रहता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में जब कभी भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो उससे जॉइंट डिसऑर्डर होने की संभावना रहती है। दूसरा इसमें पॉइंट है कि आई डिजीज, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रहणी दृष्टि होती है इस रोग में, और ग्रहणी और पित्त धरा कला दोनों एक स्थान पे रहते हैं, मतलब ग्रहणी की जो कवरिंग रहती है वो पित्त धरा कला की रहती है, और पित्त धरा कला और मज्जा धरा कला में जो संबंध रहता है उसकी वजह से जो मज्जा के जितने भी अवयव हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जैसे ब्रेन हो गया, मस्तिष्क हो गया या फिर नेत्र हो गया, तो ग्रहणी दृष्टि की वजह से इन अवयवों में भी दृष्टि देखने को मिलती है। इसमें कभी कभार किसी किसी पेशेंट में हार्ट डिजीज देखने को मिलती है। पेशेंट में हार्ट डिजीज का मतलब है कि जो उपद्रव है वो सर्वश्रेष्ठ लेवल पे चला गया है, क्योंकि देखिए हार्ट जो है त्रिमर्म में से एक है, बहुत ही वाइटल ऑर्गन है। तो अगर रोगी की चिकित्सा प्रॉपर नहीं की जाती है, अगर रोगी की प्रकृति पित्त प्रधान है और कॉम्प्लिकेट होता जाता है केस, और ऑनसेट ऑफ डिजीज बहुत ज़्यादा लंबा होता है, तो इसकी वजह से रोगियों में फिर हार्ट डिजीज भी देखने को मिलती है इसमें। अब हम अल्सरेटिव कोलाइटिस को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आयुर्वेद में जो आहार बताया गया है उसको एक बहुत ही सुंदर उसकी व्याख्या करी गई है। 3 शब्द आयुर्वेद में बताएं कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए। वो बोला गया है कि आहार हितांबु होना चाहिए, मितांबु होना चाहिए और ऋतांबु होना चाहिए। हितांबु का अर्थ है कि आहार जो है वो हितकर होना चाहिए। मितांबु का अर्थ है कि आहार जो है आपकी भूख से थोड़ा सा कम होना चाहिए, मतलब भरपेट आहार नहीं आपको करना है, थोड़ा सा भूख से आप अपनी आधी चपाती कम खाइए। और तीसरा जो टर्म है इसमें ऋतांबु होना चाहिए आहार, मतलब ऋतु अनुसार आपका आहार होना चाहिए। साथ में जो आहार होना चाहिए आपका फ्रेश होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, कुक्ड फूड होना चाहिए, और स्टेल फूड नहीं होना चाहिए, अनकुक्ड फूड नहीं होना चाहिए, सैलेड वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, स्प्राउट्स वगैरह निषेध बोला गया है आयुर्वेद में तो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। वार्म बोला गया है, वार्म मतलब खाना जो है गर्म होना चाहिए, आप गर्म करके उसको हॉटकेस में लेके थोड़ी देर बाद खाते हैं
तो उससे आहार का पचन नहीं होता है, क्योंकि देखिए जठराग्नि मांद्य हो जाती है, इसकी वजह से आहार जैसे ही बने गर्मा गर्म आहार खाने को इसीलिए आयुर्वेद में बोला गया है। साथ में मॉइस्चराइज डाइट, मतलब कि आहार जो है स्निग्ध होना चाहिए आपका। आप एरिया के अकॉर्डिंग अपना जो कुकिंग ऑयल है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहाड़ों में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, तो हमको जो है सरसों का तेल जो है वो साथ में रहता है। थोड़ा सा आप साउथ साइड चले जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा गर्मी रहती है, रुक्षता रहती है, तो उस तरफ आपका ये थोड़ा सा ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली बोला जाता है आयुर्वेद में जिसको, उसका तेल लोग यूज करते हैं डाइट में। और थोड़ा सा साउथ में चले जाएंगे आप, केरला कर्नाटका साइड में, तो वहाँ और ज़्यादा रुक्षता और गर्मी बढ़ जाती है, तो वहाँ के लोग कोकोनट ऑयल का यूज़ करते हैं। साथ में अगर अग्नि अच्छी है रोगी की, तो घृत का प्रयोग, गाय के देसी घी का प्रयोग खाने में ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि पानी कैसा होना चाहिए। पानी का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि पानी जो है, जल जो है आहार का ही एक पार्ट रहता है, और इसकी जो क्वांटिटी या किस तरह से पानी लेना चाहिए उसमें थोड़ा सा भ्रम है। आप जो भी प्रैक्टिशनर्स मुझे देख रहे हैं, आजकल इंटरनेट की वजह से लोगों में ये कॉमन मिसकंसेप्शन है कि पानी हमें सेट करके पीना चाहिए, या पानी हमें बहुत ज़्यादा पीना चाहिए जिससे टॉक्सिन जो है फ्लश आउट हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद में अति अम्बुपान जो है उदर रोगों का कारण बताया गया है, तो प्यास के अकॉर्डिंग आपको पानी पीना है। दूसरी बात है कि पानी जो है ग्लास से पीना है, बॉटल से नहीं पीना है। बॉटल से पानी पीने में जो है एयर कॉलम जो है वो ट्रैप हो जाता है और गैसेस वगैरह की दिक्कत होती है। तीसरी बात है कि पानी जो है आपका वो किस चीज़ में स्टोर करना है। तो पानी जो है आपको कभी भी प्लास्टिक कंटेनर्स में नहीं लेना चाहिए। पानी जो है, क्योंकि देखिए जल का एक बड़ा ही सुंदर रेफरेंस आयुर्वेद में आया है कि वर्षा का जल जो है पात्र की अपेक्षा रखता है। तो पानी जिस पात्र में गिरेगा उसके गुण उस पात्र के अनुसार हो जाएंगे। इसीलिए आयुर्वेद में जो पानी बताया गया है वो या तो आप अगर पॉसिबल है तो चांदी के बर्तनों में रखें, और नहीं रख पा रहे हैं तो आप उसको तांबे के बर्तन भी यूज कर सकते हैं एक एज के बाद में। लेकिन जो प्लास्टिक वाटर बॉटल्स आजकल चली हुई हैं, इसमें जो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस से लेके कैंसर तक के केसेस देखने को मिले हैं। अब तो मॉडर्न साइंस में भी इसमें रिसर्च हो गया है कि जो प्लास्टिक की बॉटल्स का यूज़ करते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि पानी का अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो पानी किस तरह से पीना चाहिए, कैसा पीना चाहिए, वो उसमें बहुत ज़रूरी है। साथ में इसमें एक टर्म है प्री डाइजेस्टेड वाटर, मतलब जो पानी है उसका अग्नि संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। तो जितना भी पानी आपको प्यास के अकॉर्डिंग लगता है उतना पानी आप गर्म करके उसको उबाल के उसको रख ले अपने पास, उसको ठंडा करके कंडीशन के अनुसार या वेदर के अनुसार वही पानी पिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें रहता है कि गुड फ्रेम ऑफ माइंड, जैसे इसमें मेंशन है, मतलब कि मानसिक अवस्था आपकी आहार के समय थोड़ा सा आहार के प्रति समर्पित होना चाहिए आपको। उस समय आपको क्रोध नहीं आना चाहिए, उस समय आप टीवी नहीं देखना चाहिए। आपको आजकल देखा होगा आपने कि टीवी चला रहता है, लोग खाना खाते रहते हैं या फिर मोबाइल पे खाने के साथ साथ अपना काम करते रहते हैं। तो इससे क्या रहता है कि जो जठराग्नि वर्धन का काम है हमारा वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, तो खाना प्रॉपर ना पच के फिर उसकी आम उत्पत्ति होती है। सेकंड इसमें देखिए जैसे मैंने बताया कि दूसरा पॉइंट जो है स्लीप शेड्यूल का है। तो नेचर के अगेंस्ट जाके अगर आपका निद्रा होती है तो भी उससे ये दिक्कत आती है। बेसिकली रात में जो 10 बजे से 2 बजे तक की जो नींद होती है वो पित्त काल रहता है। तो पित्त के शमन के लिए 10 से 2 की नींद रात की बहुत ज़रूरी है। आपको अगर किसी काम से उठना है या पढ़ाई के लिए उठना है तो आप अर्ली मॉर्निंग 4 बजे भी उठ जाएंगे तो शरीर पे उसका गलत इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन 10 से 2 की नींद आपको लेना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप ये लेते हैं तो आपका पित्त कंट्रोल में रहता है। और पित्त का जैसे मैंने प्रधानता बताई है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में पित्त का बहुत ज़्यादा मायने रहते हैं, तो इस वजह से रात में ये नैप ज़रूर आप लिए। साथ में नेक्स्ट इसका जो है कि डेफिकेशन जो है प्रॉपर होना चाहिए। मॉर्निंग
अगर आप 6 बजे तक उठते हैं, क्योंकि देखिए 2 से 6 जो ये 4 घंटे का पीरियड रहता है, ये वात का काल रहता है। और जो आपका वेग निर्हरण का काल है या वेग निर्हरण का जो कार्य है वो वात दोष करता है। तो वात के काल में अगर वेग निर्हरण हो जाता है तो ये जो मल है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, रोज का रोज अगर मल प्रॉपरली शरीर से बाहर रहेगा तो आपके दोष और धातु इसमें ये दूषित नहीं होंगे। लेकिन आजकल जैसा देखा जाता है कि जनरली लोग 7, 8, कभी कभार 9 बजे तक भी उठते हैं, तो इसकी वजह से भी ये दिक्कत होती है। तो अगर इसको आपको इससे बचाव करना है तो आपको अपना उठने के टाइम में थोड़ा सा करेक्शन करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने बताया कि शुक्र धातु पित्त दोष को कंट्रोल करता है, या फिर रीजनरेशन का पावर शुक्र धातु में रहता है। मतलब शरीर का कोई भी टिश्यू अगर दोबारा बनता है तो उसका कारण शुक्र धातु होता है। तो आपको शुक्र रक्षा करना बहुत जरूरी है। शुक्र रक्षा का भी एक पैटर्न आया है, ब्रह्मचर्य और अब्रह्मचर्य। तो अगर आपकी वय मर्यादा शादी की है या शादी हो चुकी है तो एक ऋतु अनुसार कैसे कैसे मैथुन में आप प्रवृत्त हों वो आयुर्वेद में मेंशन है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो अपना मैथुन कार्य करना चाहिए। साथ में रसायन वगैरह का अगर सेवन करते हैं तो ये कमी भी पूरी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें स्ट्रेस को अवॉइड करना है। बेसिकली जैसे मैंने बताया है कि मज्जाधरा कला और गृहिणी का जो संबंध है उसकी वजह से जो स्ट्रेस है वो ही अल्सरेटिव कोलाइटिस के फ्लेयर अप्स को करने में कारण रहता है। तो स्ट्रेस को आप अवॉइड करें। मेथड कोई भी हो सकता है, आप अपने जॉब के अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए कुछ भी आप काम कर सकते हैं। तो उसकी वजह से अगर ये सारे पॉइंट्स आप फॉलो करते हैं तो इनसे अल्सरेटिव कोलाइटिस की रिकवरी भी फास्ट हो जाती है और इन फ्यूचर इसका रिकरेंस टालने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अब थोड़ा सा हम होम रेमेडीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हर समय हर जगह औषधि हर किसी को मिलना संभव नहीं है। तो अगर कुछ एक औषधियों का आप प्रयोग करते हैं या कुछ एक एकल द्रव्यों को प्रयोग करते हैं तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में इसका बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट देखने को मिलता है। सबसे पहला तो है इसमें देखिए कि पेशेंट को कंप्लीट मिल्क डाइट पे अगर आप रखते हैं तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये स्टेटमेंट जो है मॉडर्न साइंस के कॉन्ट्रेरी है। मॉडर्न साइंस क्या कहता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में आप कोई भी डेयरी प्रोडक्ट पेशेंट को ना दें, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि क्योंकि इसमें स्टूल्स की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा रहती है या लूज मोशंस रहता है, तो इसकी वजह से वो गट को इरिटेट कर सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका पेशेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट है और वो दूध नहीं ले रहा है तो उसकी दूध की मात्रा बढ़ा दीजिए। अगर एक्यूट स्टेज में है तो उसको कंप्लीट मिल्क डाइट में रख दीजिए। तो इससे जो है उसकी रिकवरी में मदद मिलती है, जिसके दो कारण रहते हैं। पहला तो है कि दूध जो है अगर उसको फुल मिल्क डाइट पे आप पेशेंट को रखते हैं तो उससे उसका जठराग्नि पे जो लोड पड़ता है वो कम हो जाता है। दूसरी बात जो है दुग्ध जो है पित्त दोष का रेचन करता है और शुक्र धातु को बढ़ाता है। तो ये दोनों ही काम इसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इसमें एक द्रव्य है, ये आपको स्क्रीन में देखने को मिलेगा। ये राइट साइड में व्हाइट कलर का, इसको राल बोला जाता है। एक हर्ब रहता है आयुर्वेद में जिसको शाल बोला जाता है, उसका ये निर्यास रहता है। इसका बॉटनिकल नेम शोरिया रोबस्टा है। और इसका जो है ऑयल टू वाटर इमल्शन तैयार करके पेशेंट को देना है आपने। शाल के गुणों राल के गुणों में बताया गया है कि ये रोपण करता है, स्तंभन करता है। तो ये जो है क्या करता है कि रोपण में जो इसका कार्य बताया गया है, जो अल्सर हो गया है जो गट में, उसको ये अच्छी तरीके से उसको रोपण करता है। और साथ में स्तंभन बोला गया है, मतलब अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तो उसके रक्त का स्तंभन भी ये चीज करता है। और इसमें आपको क्या करना है कि गर्म पानी में इसका पाउडर लेके
थोड़ा सा उसमें आपको कोकोनट ऑयल मिक्स करके उसका ऑयल टू वाटर इमल्शन बनाना है और ओरली पेशेंट को देना है। इसका दो कार्य जैसे मैंने बताया है कि स्तंभन और रोपण होता है, इसका मॉडर्न साइंस में भी इस कॉन्सेप्ट पे काम किया जाता है कि मॉडर्न उसमें पेशेंट को मिजोकॉल वगैरह दिए जाते हैं, उसकी वजह से वो थोड़ा सा स्टूल सॉफ्ट भी होता है और लुब्रिकेशन का कार्य भी होता है। लेकिन स्तंभन, रक्त स्तंभन मिजोकॉल नहीं करता है। तो अगर आप राल यूज करते हैं तो पेशेंट को रक्त स्तंभन तो होगा, साथ में उसका जो व्रण है उसका रोपण भी हो जाएगा। नेक्स्ट होम रेमेडी में आप पेशेंट को थोड़ा सा इको मेडिसिन का मैं जिक्र करना चाहूँगा। हमारी विश्व परंपरा में इको मेडिसिन का रोल बहुत ज़्यादा रहता है, और क्योंकि स्वरस कल्पना को सर्वप्रथम कल्पना बोला गया है और इसका असर बिल्कुल त्वरित होता है, तो अगर ये स्वरस कल्पना आप यूज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैंगो की लीफ, आम जो रहता है उसके हरे पत्ते ले लेने हैं, साथ में जामुन के हरे पत्ते ले लेने हैं और उनका स्वरस तैयार करना है। इस स्वरस को अगर आप मधु के साथ पेशेंट को अपने सुबह शाम देते हैं तो उससे बहुत ही बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। और कार्य इनका बेसिकली यही रहता है कि ये स्तंभन करते हैं, और क्योंकि ये पत्र हैं, फ्रेश यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा म्यूसिलेजिनियस इफेक्ट आता है जो कि मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा, जो पिच्छा बस्ती में भी यूज होता है। तो ये पत्र आप यूज कर सकते हैं, साथ में आप वासा के पत्र यूज कर सकते हैं। इसको बॉटनिकल नेम आधा तोड़ा वासिका है। वासा जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत अच्छी ड्रग है, क्योंकि देखिए इसमें बेसिकली वासा जो है रक्त स्तंभक बोला गया है, तो इससे जो है पेशेंट के स्टूल में रक्त आना बंद हो जाता है। साथ में ये जो वासा होता है वो रक्त का शोधन करता है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आंत्र जो है हमारी रक्त से बनी है, तो अगर कोई भी द्रव्य रक्त का शोधन कर रहा है उसकी वजह से क्या है कि इंटेस्टाइनल हीलिंग है, टिश्यू जो है उसका हील होना है वो बहुत जल्दी हो जाता है। वासा का एक कार्य और भी है, कभी कभी अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में थोड़ा सा श्वसन क्रिया में दिक्कत होती है या फिर उसको श्वास कास के सिम्टम मिलते हैं, तो प्राणवास स्रोतस के अगर उसको सिम्टम मिल रहे हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में, तो वासा का यूज जो है बहुत ही इफेक्टिव होगा वहाँ पे। तो ड्रग्स आपको पेशेंट के अकॉर्डिंग चॉइस करना है, किस में क्या चाहिए किस में क्या चाहिए, ये आपको अपने विवेक से डिसाइड करना है। नेक्स्ट इसमें बेल बताया गया है, जैसे बेल का बहुत अच्छा रोल रहता है इसमें। बेल को आयुर्वेद में बिल्व बोला गया है, लेकिन इसमें आपको कच्चा बेल लेना है। आम भाषा में लोग पके हुए बेल का पाउडर निकाल के उसका यूज करते हैं। बेल जो है ग्राही होता है और आम का पाचन करता है, मल को बांधता है और व्रण का रोपण भी करता है। तो बेल का पाउडर अगर आप अपने पेशेंट को देते हैं तो उसका लाभ मिलेगा आपको। नेक्स्ट है कुटज। कुटज की साल या कुटज जो ट्री रहता है उसकी छाल अगर आप देते हैं तो ये भी, इसका नाम ही जैसे आपने देखा है कि राइटिया एंटी डिसेंट्रिका है, तो अगर कुटज आप देते हैं तो इसमें जो पेशेंट की स्टूल की फ्रिक्वेंसी है वो कंट्रोल में आती है, स्टूल फॉर्मेशन पेशेंट का इम्प्रूव हो जाता है, और कभी कभी इसमें जो पस आने की जो दिक्कत है वो भी कुटज से सॉल्व हो जाती है। होम रेमेडीज में आगे जैसे मैंने आपको बताया था कि त्वचा का आपके अन्न व स्रोत से बहुत घनिष्ठ संबंध है, इसलिए अगर आप रोज नित्य अभ्यंग करते हैं तो उससे अल्सरेटिव कोलाइटिस जो रोग है उसको होने की संभावना कम रहती है, या फिर अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया है और आप अभ्यंग करते हैं तो रिकवरी बड़ी फास्ट हो जाती है। और अभ्यंग के लिए तेल का प्रयोग जैसे मैंने आपको बताया, खाने में आपका जो तेल यूज करते हैं उसी तेल से आप अभ्यंग भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रदेश में रहते हैं, आपकी वेदर कंडीशन कैसी है। बहुत ज़्यादा अगर ह्यूमिड कंडीशन है या बहुत ज़्यादा गर्म एनवायरनमेंट में रहते हैं आप, तो कोकोनट ऑयल का मसाज कर सकते हैं या अभ्यंग कर सकते हैं।
और बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे रहते हैं तो आप तिल तेल का मसाज कर सकते हैं, सरसों तेल भी कर सकते हैं, लेकिन तिल तेल का ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो अगर डेली अभ्यंग की आपकी आदत रहती है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस को टाला जा सकता है। साथ में जो स्ट्रेस फैक्टर है उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। इसमें आसन मेंशन है, पश्चिमोत्तानासन का बहुत अच्छा रोल है, भुजंगासन का बहुत अच्छा रोल है, मार्जार आसन हो गया, अर्ध मतेंद्र आसन हो गया, शवासन अच्छा रोल है इसमें। प्राणायाम से आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है, ये प्रूवन हो गया है। तो स्ट्रेस लेवल कम रहेगा तो हेल्दी माइंड रहेगा तो बॉडी हेल्दी रहती है। तो इस वजह से आप मेडिटेशन और प्राणायाम या योगा प्रैक्टिसेस को अगर आप अपनाते हैं तो भी इससे अल्सरेटिव कोलाइटिस से रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को। अब थोड़ा सा ट्रीटमेंट पोर्शन पे हम आना चाहेंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस का सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये क्योरेबल है और ऐसा नहीं है कि इसकी प्रोग्नोसिस पुअर है। देखिए, जैसा ट्रीटमेंट पैथी चेंज होती है वैसे ही डिजीज़ का प्रोग्नोसिस चेंज होता है। कुछ चीज़ें आयुर्वेद में हैं जिसको कृच्य साध्य असाध्य पहले बोला जाता था, लेकिन सर्जिकली एडवांसमेंट की वजह से अब वो चीज़ असाध्य नहीं बोली जाती है। तो इसका वाइस वर्सा भी होता है। मॉडर्न साइंस में जो चीज़ें असाध्य बोली गई हैं या पुअर प्रोग्नोसिस बोला गया है, ज़रूरी नहीं है कि वो आयुर्वेद में भी उसका प्रोग्नोसिस पुअर हो। तो जैसे जैसे आपकी ट्रीटमेंट पैथी चेंज होती है वैसे वैसे उस डिजीज़ का प्रोग्नोसिस चेंज हो जाता है। तो वैद्यों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है इट इज़ अ क्योरेबल डिजीज़, अच्छे से ट्रीट हो जाता है। और बस ये है कि आपको निदान जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं बनाना है, पेशेंट के अकॉर्डिंग आपको अपना आयुर्वेद निदान उसमें बनाना है। और पेशेंट के प्रकृति के अनुसार, पेशेंट की वय के अनुसार, पेशेंट का क्या ऑक्यूपेशन है उसके अनुसार आपको अपने ट्रीटमेंट में कहीं ना कहीं चेंजेस करने हैं। और माइन्यूट चेंजेस जो आप ये करेंगे उससे पिन पॉइंट ट्रीटमेंट पेशेंट को मिलता है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है और साथ में रिकरेंस इसको टाला जाता है। अगर पेशेंट को आप पॉइंट्स हाईलाइट कर देते हैं कि ये पॉइंट्स आपको नहीं करने इन फ्यूचर और करेंगे तो रिकरेंस होगा, तो पेशेंट उसको अगर सुनता है या उसको फॉलो करता है तो इन फ्यूचर उसके रिकरेंस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। मेडिसिन में क्योंकि जैसा मैंने बताया कि निदान इसका फिक्स नहीं है, तो मेडिसिन की ग्रोसरी बहुत ज़्यादा बड़ी है। फिर भी कुछ एक मेडिसिन, क्योंकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें डाला है। परपटी कल्प का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। अगेन परपटी जो है गृहिणी पे कार्य करती है। बेसिक इसका कार्य जो होता है कि गृहिणी दुष्टि को करेक्ट करती है, अग्नि का वर्धन करती है। अग्निवर्धन भी जो ये करती है इसमें भी इसकी प्रिपरेशन आपने जैसे देखा होगा कि इसमें गोमय का यूज़ होता है, काउडंग का यूज़ होता है और इसकी प्रिपरेशन इस तरीके से की जाती है कि जो गोमय या गोबर का पित्त है वो परपटी से होते हुए फिर उसको बनाता है। तो मतलब उसको तीक्ष्णत्व बढ़ाने के लिए या उसकी अग्नि का वर्धन करने के लिए परपटी का निर्माण किया जाता है और यही परपटी कल्प फिर शरीर में जब जाती है तो उस गृहिणी तुष्टि को करेक्ट करती है। इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। अगर पित्त प्रधान अवस्था है तो उसमें स्वर्ण परपटी या गोल्ड परपटी पेशेंट को दे सकते हैं। अगर थोड़ा सा कफ की तरफ पेशेंट जा रहा है या कफ प्रधान आपको लक्षण लग रहे हैं तो पंचामृत परपटी का भी यूज कर सकते हैं। साथ में इसमें आगे परपटी कल्प में और भी कल्प हैं जैसे कुटज परपटी वगैरह हो गया, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हैं। महामंजिष्ठादि कषाय, ये कल्प मैंने इसलिए मेंशन किया है कि इसके 2-3 कार्य रहते हैं। महामंजिष्ठादि कषाय बेसिकली जो है वात रक्त का कल्प है, लेकिन इसको त्वचा विकारों में यूज किया जाता है। और त्वचा विकार और अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो मैंने संबंध आपको बताया है वो संबंध के हिसाब से महामंजिष्ठादि काढ़े का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि ये रक्त की शुद्धि करता है और रक्त की शुद्धि होती है तो उसमें हीलिंग फास्ट हो जाती है जो अल्सरेटिव टिश्यू रहता है। दूसरी बात है कि कभी कभार जैसे मैंने बताया है कि त्वचा विकार या कुष्ठ का उपद्रव स्वरूप आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस देखने को मिलता है, तो उस पेशेंट्स में भी त्वचा विकार प्रधान जो कल्प हैं वो ड्रग ऑफ चॉइस होने चाहिए आपके।
एक इसमें गूगल तिक्तक घृत मेंशन किया है मैंने। गूगल तिक्तक घृत का बहुत बेटर रोल रहता है, बहुत ही अच्छा रोल मैंने देखा है, क्योंकि इसका जो कार्य क्षेत्र है थोड़ा सा आपने देखा होगा कि गूगल तिक्तक घृत का जो रोगाधिकार है उसमें उर्दू जतुग्रत रोग तो आया ही आया है, साथ में भगंदर अर्श वगैरह में भी इसका उपयोग किया जाता है। बेसिकली क्या रहता है कि मांसगत जो भी संप्राप्ति रहती है उसमें उसको हील करने का काम गूगल तिक्तक घृत करता है। तो गूगल तिक्तक घृत से क्या रहता है कि जो अल्सर्स की हीलिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में अगर पित्त प्रधान अवस्था है तो महातिक्तक घृत का भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बोलबद्ध रस आता है। बोलबद्ध रस जो है स्तंभक गुण रहता है इसका, जो ब्लीडिंग है उसको अरेस्ट करता है और नेचुरल तरीके से वो ब्लीडिंग रुकती है। क्लॉटिंग मैं नहीं कहूँगा उसको, वुंड हीलिंग करके ब्लीडिंग रुकती है पेशेंट की बोलबद्ध रस के लिए, तो वो बोलबद्ध रस आप यूज़ कर सकते हैं। एकल द्रव्य में मोचरस वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, उसका भी अच्छा रोल है। आगे पिच्छाबस्ती का जो रेफरेंस रहेगा उसमें मैं बताऊंगा कि मोचरस जो है वो पिच्छाबस्ती के कंटेंट में भी आता है। गंधक रसायन दे सकते हैं पित्त प्रधान अवस्था में, क्योंकि कुष्ठ से भी कभी कभार ये दिक्कत होती है या वाइस वर्सा होता है, तो गंधक रसायन का भी बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। त्रिफला गुग्गुल आप यूज़ कर सकते हैं। त्रिफला गुग्गुल का बेसिक जो कार्य रहता है, पेन कम करता है रोगी में, स्टूल को सॉफ्ट करता है, शोथ जो है गुद प्रदेश का वो कम करता है। त्रिफला गुग्गुल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं इसमें। पंचकर्मा प्रोसीजर्स में क्योंकि पक्वाशयगत संप्राप्ति देखने को मिलती है, तो पक्वाशयगत जो पंचकर्म बताया गया है बस्ती पंचकर्म, उसका बहुत ज़्यादा रोल इसमें मिलता है। बस्ती में आप रोगी की कंडीशन के अनुसार अलग अलग कल्प यूज़ कर सकते हैं। पिच्छा बस्ती जो वाग्भट में अतिसार चिकित्सा में मेंशन है इसमें, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बेसिकली इसमें रक्त स्तंभक द्रव्यों में मोचरस वगैरह यूज किया जाता है, तथा पिच्छा का अर्थ है कि पिच्छिल या म्यूसिलीजीनियस प्रोडक्ट्स से बनी हुई ये बस्ती रहती है। तो इसमें शीरी वृक्ष जो रहते हैं, जैसे वट हो गया, उदुम्बर हो गया, इसमें जो श्रृंग या फिर इनके जो आयुर्वेद में श्रृंग बोला जाता है, या इनके जो कोपल रहते हैं उनको फ्रेश या ग्रीन लिया जाता है, फिर उनको कूटा जाता है, तो उनको कूटने से पिच्छिल द्रव्य निकलता है, तो वो इस बस्ती का कंटेंट है। और साथ में फिर दुग्ध में पाक करके इस बस्ती को पेशेंट को दिया जाता है। तो पिच्छा बस्ती जो है ये सिम्टोमेटिकली पेशेंट को रिलीफ देने के साथ साथ वुंड हीलिंग को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देती है। तो इंटरनल चिकित्सा के साथ साथ अगर आप पेशेंट को पिच्छा बस्ती देते हैं तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। कभी कभार मेरे पेशेंट्स में एज फैक्टर कह लीजिए या ऑनसेट उनका बहुत ज़्यादा डिले रहता है, तो उसमें अगर इंटरनल ट्रीटमेंट से रिलीफ नहीं मिलता है तो पिच्छा बस्ती का प्रयोग मैंने किया है, और इंटरनली ये कोटिंग सी फॉर्म कर देता है। पिच्छा बस्ती से पेशेंट का स्टूल करेक्ट हो जाता है, मल का जो वर्ण है या मल की कंसिस्टेंसी है ये करेक्ट हो जाती है, और मल अगर करेक्ट रहेगा तो उसका स्रोतस यानी पक्वाशय करेक्ट रहेगा, क्योंकि ये बताया गया है आयुर्वेद में कि स्रोतस की जो हेल्थ रहती है उसमें बहने वाले द्रव्यों से उसको वो उस पर डिपेंड करती है, तो मल भी ये सुधारता है। बस्ती में नेक्स्ट जो है तिक्तशीर बस्ती का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तिक्तशीर बस्ती आप द्रव्य उसमें जो सिलेक्शन है या फिर उसमें जो अगर आप घृत यूज कर रहे हैं तिक्त, वो भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं रोगी के अनुसार, उसके सिम्टम्स के अनुसार वो उसमें दे सकते हैं। तो तिक्त शीर बस्ती जो है, क्योंकि शीर प्रधान या दुग्ध प्रधान बस्ती है, तो इससे रोगी की हीलिंग होने के साथ साथ शुक्र धातु को भी बल मिलता है। दूसरी बात है कि तिक्त शीर जो ये कॉम्बिनेशन है स्पेशली जो है ये अस्थि या पुरुष धरा कला के लिए आया है, क्योंकि शीर जो है वो गुरु रहता है, और जैसे आपने अस्थि निर्माण के समय पढ़ा होगा कि अस्थि में छोटे छोटे से सूक्ष्म छिद्र रहते हैं, तो कोई भी गुरु चीज अगर आपको सूक्ष्म अवयव तक पहुंचानी है तो उसमें कोई ना कोई संस्कार करना पड़ेगा आपको। इसीलिए तिक्त रस को शीर में डाल के उसका कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाया है कि उसमें सूक्ष्मत्व आता है और वो पेनिट्रेशन पावर उसका बढ़ जाता है। तो पुरीष धारा कला
का जो इसमें रोल है, उसमें तिक्त शीर बस्ती का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें तिक्त शीर बस्ती का यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि स्ट्रेस फैक्टर अल्सरेटिव कोलाइटिस में रहता है, तो उसमें ब्राह्मी तेल की शिरोधारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ब्राह्मी तेल से अगर शिरोधारा करते हैं या और किसी मेद्य तेल से आप शिरोधारा करते हैं तो उससे जो है मज्जा धातु को बल मिलता है। मज्जा धातु को बल मिलता है तो उससे ग्रहणी को बल मिलता है, ग्रहणी को बल मिलेगा तो हीलिंग जो है वो फास्ट हो जाती है। साथ ही साथ इसमें आप अग्निकर्म भी कर सकते हैं। अग्निकर्म अगर आप करते हैं तो उसके लिए आपको स्वर्ण शलाका का उपयोग करना पड़ेगा। देखिए आप स्लाइड में मैंने पिक्चर डाली है अपनी। स्वर्ण शलाका जो है ये आपको ब्रह्मरंध्र प्रदेश में करनी है। ब्रह्मरंध्र मतलब जहाँ पे चोटी बनाई जाती है उस प्रदेश में, वहाँ पे आपको अग्निकर्म से स्वर्ण शलाका से अग्निकर्म करना है। इसके अलावा आप नाभि के एक एक अंगुल छोड़ के चारों कॉर्नर्स में अगर अग्निकर्म करते हैं तो भी अल्सरेटिव कोलाइटिस में इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। जो इंस्टेंट रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो अग्निकर्म का जो प्रयोग भी आपको करना चाहिए इसमें पेशेंट में। अब मैं अपनी केस स्टडीज प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। केस 1 है जो बेसिकली जो मेरा पेशेंट था 25 साल का था, अकाउंटेंट था, और उसकी जो अर्लियर डायग्नोसिस थी वो प्रोक्टाइटिस थी। सिम्टम्स में उसको स्टूल में ब्लड आता था, पस आता था, कॉन्स्टिपेशन और अनकंट्रोल्ड डेफिकेशन दोनों साथ में होता था, मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम। स्ट्रेन करता था पेशेंट, और इनवॉलेंट्री स्टूल की वजह से पेशेंट को इस चीज से मोशन जाने से दिक्कत होने लगी थी। पेशेंट जब मेरे पास आया था तो वो डेली बेसिस पे सपोजिटरी गुदवर्ती यूज करता था, उसके बिना उसको स्टूल होता ही नहीं था, और ये दिक्कत 8 साल से पेशेंट को थी। उसकी हिस्ट्री थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑन एंड ऑफ एलोपैथिक ट्रीटमेंट चलता पेशेंट को 8 साल से। एंटीबायोटिक्स चले थे, स्टूल सॉफ्टनर चला था, सपोजिटरी चल रहे थे। सिम्टोमेटिकली रिलीफ था लेकिन रिकरेंस बहुत ज़्यादा था, और धीरे धीरे कंडीशन जो है उसकी वर्स होती जा रही थी। तो फाइनली पेशेंट को उसके डॉक्टर ने सर्जरी एडवाइस कर दिया गया था। तो सर्जरी का नाम सुनते ही पेशेंट थोड़ा सा उसको कॉन्शियस उसका जागा, तो फिर उसने अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट सर्च करना स्टार्ट किया। तो फिर उसने मेरे क्लिनिक का सर्च किया और मेरे पास फिर वो ट्रीटमेंट के लिए आया पेशेंट। मेरा जो डायग्नोसिस था पित्त प्रधान अतिसार मैंने डायग्नोस किया था पेशेंट को। उसके जो हेतु थे उसमें पित्त प्रकोप के हेतु मिले थे, क्योंकि अकाउंटेंट था पेशेंट, तो लेट नाइट वर्क करता था, बहुत ज़्यादा अचार खाता था। अचार अम्ल रस प्रधान होता है, तीक्ष्ण होता है, लवण भी तेज होता है। साथ में पेशेंट जो है हरे पत्ते वाली सब्जी, जैसे मैंने पहले बताया था पॉइंट्स में, वो मिला है पेशेंट में। ग्रीन चिली, ग्रीन चिली जो है हरी मिर्च, लोग आजकल उसको लाल मिर्च का एक हेल्दी पर्याय या हेल्दी सब्स्टिट्यूट मान के चलते हैं, लेकिन ग्रीन चिली ज़्यादा हानिकारक होती है। कारण इसका ये रहता है क्योंकि ये द्रव पित्त बढ़ाती है। लाल मिर्च जो है वो तो रूक्ष पित्त बढ़ाती है, लेकिन ग्रीन चिली क्योंकि फ्रेश रहती है तो वो द्रव पित्त बढ़ाती है, और द्रव पित्त से अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे रोग तो होते ही होते हैं, साथ में हार्ट अटैक जैसे रोग भी कभी कभार शरद ऋतु में देखने को मिलते हैं। तो ये उसके हेतु थे। घी पेशेंट खाता नहीं था, दूध पेशेंट लेता नहीं था, और बहुत लंबे समय के लिए उसको बैठना पड़ता था अपने जॉब के कारण, और लंबे समय तक वो बैठता था, इस वजह से गुद प्रदेश में उसके बाद पित्तज प्रकोप या रूक्षता आ गई थी। अल्कोहल और स्मोकिंग की भी हिस्ट्री थी पेशेंट की। ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो पेशेंट का डाइट और शेड्यूल मैंने करेक्ट किया। पित्त दोष को मद्देनजर रखते हुए जो जो उसमें उसके हेतु थे उसको मैंने करेक्ट किया। इंटरनल मेडिकेशंस में मैंने गंधक रसायन दिया। पित्त प्रधान रोगों में गंधक रसायन का रोल अच्छा है। महातिक्तक घृत मैंने पेशेंट को यूज किया, साथ में बोलबद्ध रस दिया, कुटजवले दिया मैंने पेशेंट को। ये इनिशियल ट्रीटमेंट मैंने 3 महीने का दिया 15-15 दिन के फॉलोअप में। 3 महीने बाद फिर मैंने पेशेंट को तिक्तशीर बस्ती के लिए कन्विंस किया, ताकि रिकरेंस ना हो। और तिक्तशीर बस्ती हमने 15 दिन की पेशेंट के साथ में करी, और उसके बाद फिर हमने फॉलोअप मेडिसिन में, क्योंकि सिम्टम्स वगैरह पेशेंट के कम हो गए थे, तो फॉलोअप मेडिसिन में महातिक्तक घृत और पंचतिक्तक घृत गुग्गुल पेशेंट का 2 महीने के लिए हमने फिर कंटिन्यू किया। ऑब्जर्वेशन में देखिए पेशेंट को जब मेरे पास आया था तो डेली बेसिस पे सपोजिटरी पेशेंट यूज कर रहा था,
और इमीडिएट रिलीफ मिल गया था उसको विद इन 15 डेज। सपोजिटरी उसने बहुत कम कर दी थी, 3 से 4 बार उसने शुरू के 15 डेज में सपोजिटरी यूज करी थी, बिना उसके ही स्टूल हो रहा था। और नेक्स्ट 15 डेज में 80% रिलीफ पेशेंट को आ गया था। और जैसे जैसे ट्रीटमेंट आगे बढ़ा तो पेशेंट का जो कंफर्ट लेवल था वो बढ़ता गया। बस्ती के बाद जैसे मैंने बताया है कि तिक्तशीर बस्ती जो है स्पेशली पुरीशधरा कला पे वर्क करती है, तो पेशेंट का स्टूल जो है वो वेल फॉर्म्ड होने लगा, उसका कलर प्राकृत होने लगा। और 6 मंथ का ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट पेशेंट का चला। और उसके बाद अभी 2 साल पेशेंट को हो गए हैं, रेगुलर फॉलोअप हम पेशेंट का लेते रहते हैं, तो अभी तक उसका कोई रिकरेंस अभी नहीं आया है। नेक्स्ट केस जो है 39 ईयर्स का मेल था, बैंकर था पेशेंट, और अल्सरेटिव कोलाइटिस की डायग्नोसिस लेके मेरे पास आया था। सिम्टम्स में फ्रेश ब्लड था उसका स्टूल में, और कोलाइटिस की हिस्ट्री रह चुकी थी बार बार, और एब्डोमिनल इन्फेक्शन होता था जिसको बार बार इग्नोर करता था। एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते थे, सेमी सॉलिड स्टूल होता था, और 4 से 5 बार स्टूल जाता था, म्यूकस होता था, ब्लड डिस्चार्ज होता था, गैसेस डिसेंशन थे। 2.5 साल के एलमेंट पीरियड था पेशेंट का। और ट्रीटमेंट हिस्ट्री में पेशेंट होम रेमेडीज ले रहा था, सेल्फ मेडिकेशन में कायम चूर्ण ले रहा था, पेट सफा चूर्ण। ये जो लैक्सेटिव आप अपने मन से लेते हैं या पेशेंट को अगर रिकमेंड करते हैं, जैसे कायम चूर्ण है, कायम चूर्ण जो है गट की अंदर की लाइनिंग को सुखा दे, तो इसलिए बहुत लंबे समय तक के लिए कायम चूर्ण का यूज पेशेंट को नहीं करवाना चाहिए। साथ में पेशेंट जो है इन जनरल मेडिकल स्टोर से मेट्रोजिल कभी ले लेता था, कभी ओफ्लक्स ओजेट वगैरह का कॉम्बिनेशन ले लेता था। मेरा जो डायग्नोसिस था उसमें रक्त प्रवाहिका था। उसके जो हेतु थे पेशेंट के, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा था क्योंकि वो बैंकर था, और बैंक में होने की वजह से उसने एक अपनी पेट बॉटल बना रखी थी, एक उसने अपना कोर्स सेट कर रखा था कि इतना पानी वो पिएगा ही पिएगा। तो वो पानी बहुत ज़्यादा पीता था। घर से बाहर उसकी पोस्टिंग थी, तो उस वजह से खाना जो है उसका बाहर का होता था। चावल बहुत ज़्यादा पेशेंट पसंद करता था। चावल जो है अम्ल रस प्रधान है, मलबद्धता करता है, तो वो भी एक फैक्टर में आता है। चाय की बहुत ज़्यादा उसको आदत थी पेशेंट को, 8 से 10 बार चाय लेता था पेशेंट का। ट्रीटमेंट में उसका अगेन डाइट और शेड्यूल मैंने करेक्ट किया। उदर विकार के अकॉर्डिंग जो जो उसमें पथ्य बताए मैंने वो पेशेंट को बताए। इंटरनल मेडिसिन में मैंने कोटज घनवटी दी उसको, पंचामृत परपटी दी, कुटजारिष्ट दिया पेशेंट को। थोड़ा सा कफ का प्रादुर्भाव उसमें मुझे लग रहा था। डायग्नोसिस तो मेरा रक्त प्रवाहिका था, लेकिन कफ के सिम्टम मुझे लग रहे थे उसमें, इस वजह से मैंने अरिस्ट का प्रयोग पेशेंट में किया था। और 1 महीने के फॉलोअप के बाद पेशेंट को मैंने स्वर्ण परपटी दिया। स्वर्ण परपटी मैं तब यूज़ करता हूँ जब थोड़ा सा पेशेंट का जो कंफर्ट लेवल है वो एक जगह पर फिक्स हो जाता है, या प्रॉपर उसमें पेशेंट पथ्य फॉलो नहीं कर पाता है तो मेडिसिन चेंज करनी पड़ती है। तो मैंने स्वर्ण परपटी दाढ़ी मादी अवलेह के साथ मैंने यूज़ किया। और क्योंकि पेशेंट जो था बैंकर था, कमी थी, इस वजह से वो पंचकर्म के लिए पेशेंट विलिंग नहीं था। ट्रीटमेंट उसका 4 महीना चला पेशेंट का। और ऑब्जर्वेशन में देखिए स्टार्टिंग में एब्डोमिनल क्रैम्प और गैस्ट्रिक डिसेंशन उसका 1 महीने के अंदर ही चला गया था। ब्लीडिंग बंद हो गई थी, म्यूकोजल डिस्चार्ज उसका जो था कम हो गया था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि पथ्य प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पा रहा था, तो उसकी वजह से ऑन एंड ऑफ सिम्टम्स होते रहते थे। जब कभी भी आपके पास रोगी आता है और वो बताता है कि सर पहले तो बड़ा असर हुआ लेकिन अभी दवा असर नहीं कर रही है, तो इसमें आपको अपना ट्रीटमेंट चेंज करने से पहले पेशेंट की हिस्ट्री दोबारा लेनी है। कहीं आपको ये लगता है कि पेशेंट लापरवाही कर रहा है, तो ऐसे पेशेंट को स्ट्रिक्टली आपको बताना है कि अगर आपको ट्रीटमेंट हमसे लेना है तो आपको स्ट्रिक्टली ये फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आपको अपना समय और पैसा यहाँ बर्बाद नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर कैसा रहता है कि अगर पेशेंट को आप स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे तो पेशेंट जो है अपनी गलती कोई पेशेंट नहीं देखता है, अपयश प्रदान करता है चिकित्सक को। तो स्ट्रिक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रिक्टनेस मैंने बढ़ाई तो उसने थोड़ा सा परहेज अच्छे से फॉलो करने लगा। जैसे ही उसका पथ्य करेक्ट हुआ उसका रिलीफ बढ़ गया, स्टूल फिर से उसका फर्म बनने लगा, प्रेशर प्रॉपर आने लगा, और उसका जैसे जैसे ट्रीटमेंट प्रोग्रेस हुआ तो अच्छा उसको रिजल्ट आया।
टोटल ट्रीटमेंट जो था 4 महीने चला पेशेंट का, अभी 1 साल हो गया है पेशेंट को, अभी कोई रिकरेंस उसका पेशेंट का नहीं है, कोई मेडिकेशन पेशेंट नहीं ले रहा है। थर्ड पेशेंट जो था वो स्टूडेंट था, 13-14 साल का एज था उसका, और उसकी जो डायग्नोसिस थी एक्यूट एब्डोमिनल इन्फेक्शन था, उसको एक्यूट अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट था। पेशेंट के सिम्टम में उसको क्योंकि एक्यूट कंडीशन में आया था, डायरिया हो रहा था, ब्लड स्टेन म्यूकाइड स्टूल था, एब्डोमिनल वर्म इन्फेस्टेशन की हिस्ट्री भी रह चुकी है पेशेंट की। कभी भी आप अगर पेशेंट आता है तो फर्स्ट फॉलोअप में उसको हिस्ट्री अच्छे से लें, तो पेशेंट की हिस्ट्री में वर्म इन्फेस्टेशन की भी हिस्ट्री थी। 20 दिन से उसको ऑनसेट था सिम्टम का। पहले बच्चे को डायरिया हुआ, उसको एंटीबायोटिक दी गई, हॉस्पिटलाइजेशन रखा 3 दिन का, सिम्टम इम्प्रूव हो गए, लेकिन क्योंकि अतिसार को फोर्सफुली रोका गया, इस वजह से उसको उपद्रव स्वरूप फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया। तो उसमें फिर ब्लड स्टेन म्यूकाइड स्टूल आने लगा पेशेंट को, और क्योंकि पेशेंट की एज कम थी तो और उसके जो गार्जियंस थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे एलोपैथिक ट्रीटमेंट से, इस वजह से उन्होंने मुझे कंसल्ट किया फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए। क्योंकि 13-14 साल का पेशेंट था, तो उसको मैंने बाल अतिसार डायग्नोसिस किया, साथ में कृमि की हिस्ट्री थी, तो मैंने कृमि का भी विचार उसमें रखा। कारण जो था उसमें देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि पेशेंट का जन्म किस ऋतु में होता है, वो डिसाइड करता है कि पेशेंट को आगे किस तरीके के रोग होने की संभावना रहती है। पेशेंट का जो काल था, पेशेंट नवंबर बॉर्न था, यानी शरद ऋतु में पेशेंट पैदा हुआ था। इस वजह से पित्त के तीक्ष्णत्व की वजह से कोई भी चीज़ जो है एकदम से एक्यूट होती जाती है, तो इस वजह से पित्त प्रधानता उसमें देखने को मिली। पेशेंट जो है फिश बहुत ज़्यादा खाता था। फिश जो है, जलीय मांस जो रहता है बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होता है, अम्ल रहता है और एक्यूट रहता है। आपने ये भी देखा होगा कि शरद ऋतु में अगर कोई अपना, इन जनरल तो लोग हार्ट अटैक की हिस्ट्री नहीं लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों में फिश का सेवन करते ही उनको हार्ट अटैक आ जाता है। तो कारण यही है कि फिश जो है बहुत ही तीक्ष्ण रहता है, मांस जलीय मांस होने की वजह से। तो पेशेंट में वो हिस्ट्री थी। पेशेंट मोमो खाता था, मोमो की चटनी यहाँ नॉर्थ में बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनाई जाती है, तो वो एक रीज़न था। बाकी चाइनीज़ बहुत ज़्यादा खाता था। तो पेशेंट जब मेरे पास आया था तो मैंने टोटली उसका नॉनवेज खाना बंद कर दिया था। पेशेंट बाल था, इसलिए मैंने थोड़ा सा बाल कल्प यूज़ करने का सोचा मैंने। बच्चों के कल्प जो है बाल वय में अच्छा काम करते हैं, और बाल मर्यादा जो आयुर्वेद में बताई गई 14 साल तक बताई गई है, तो इस वजह से मैंने बाल चतुर्भद्र रस पेशेंट को शुरू किया। साथ में मैंने कुटच परपटी दी। कुटच परपटी थोड़ा सा स्तंभक रहती है, क्योंकि सीवीआईटी में पेशेंट आया था, और अगर तुरंत उसको कुछ ना कुछ अगर असर नहीं रहा तो वैसे में पेशेंट जो है चला जाता है। तो इस वजह से कुटच परपटी वगैरह मैंने स्टार्ट करी उसकी, और 10 दिन का ट्रीटमेंट में पेशेंट को रिलीफ मिला। फिर मैंने उसको कृमि की हिस्ट्री की वजह से कृमि मुद्गर रस ऐड किया उसमें, और ट्रीटमेंट जो है 2.5 महीना के आसपास पेशेंट का चला। ऑब्जर्वेशन में पेशेंट को देखिए, अब 2 दिन के अंदर पेशेंट को रिलीफ मिल गया। आयुर्वेद में ऐसी भ्रांति है कि आयुर्वेद में समय लगता है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली बात तो चिकित्सक को या तो प्रॉपर ज्ञान नहीं रहता है, प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं बना पाता है। दूसरी बात यह है कि जीर्ण रोग आएंगे, यानी क्रोनिक अगर रोग आएंगे, तो उसका जो रिकवरी है उसमें समय लगता है, लेकिन लेट नहीं होता है। अगर एक्यूट फेज में पेशेंट आता है, इमरजेंसी में पेशेंट आता है, तो उसका अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट आप करते हैं तो रिजल्ट भी प्रॉपर या बड़ी जल्दी देखने को मिलता है। 2 दिन में ही पेशेंट को रिलीफ आ गया था। मेटलिक टेस्ट वगैरह नहीं था, जैसे कि मेट्रोजिल वगैरह के साथ रहता है। पेशेंट की भूख बढ़ने लगी थी, मोशन प्रॉपर हो गया था, और पेशेंट का मल में कृमि का पतन पेशेंट को हुआ। इतना ज़्यादा उसको कृमि का रोल उसमें था। कृमि इस वजह से थोड़ा सा कृमि मुद्गर रस मुझे ऐड करना पड़ा था उसमें, और कृमि मुद्गर रस ऐड करते ही थोड़ा सा उसका रिकवरी फास्ट हो गई थी। क्योंकि स्टूडेंट था, कंसंट्रेशन का भी इशू था, तो वो भी उसका इम्प्रूव हो गया था। अग्निमांद की वजह से पेशेंट को थोड़ा सा सर्दी खांसी भी होती थी, तो वो भी उसमें भी इम्प्रूवमेंट मिल गया था। 4 महीने का पेशेंट का ट्रीटमेंट चला था,
और अभी उसको भी लगभग 1 साल हो गया है, कोई रिकरेंस नहीं है और फॉलोअप पेशेंट का लेते रहते हैं हम। नेक्स्ट पेशेंट जो है वो थोड़ा सा इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, अल्सरेटिव कोलाइटिस के डायग्नोसिस लेके आया था मेरे पास। बर्निंग और ब्लडी स्टूल था, 5 से 7 बार दिन में उसको जाना पड़ता था। टिनिस्मस था। टिनिस्मस जो है सिम्टम जो है कफज अतिसार और कफज गृहिणी में आयुर्वेद में आया है। कृत्य अपि अकृत्य, ये शब्द श्लोक में आपने देखने को मिलेगा आपको, मतलब मल करने के बाद भी नहीं किया हुआ जैसा फीलिंग आता है, तो उसको टिनिस्मस बोला गया मॉडर्न साइंस में। तो ये टिपिकल साइन है आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस का। और साथ में वेट लॉस था पेशेंट को, 1 साल से दिक्कत थी। एलोपैथी पेशेंट ने दिखाया, उसको फायदा नहीं मिला। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी पेशेंट ले चुका था, लेकिन अब आयुर्वेद में क्यों उसको फर्क नहीं मिला, कहाँ दिखाया उसका, उसमें मैं नहीं जानना चाहूँगा, क्योंकि डॉक्टर टू डॉक्टर डायग्नोसिस चेंज होता है, ट्रीटमेंट चेंज होता है, तो प्रोग्नोसिस भी चेंज हो जाता है। और क्योंकि पेशेंट बाहर हॉस्टल में रहता था, तो दिक्कत की वजह से वो घर वापस आ गया। और वो हल्द्वानी का पेशेंट था, शायद देहरादून पढ़ता था पेशेंट। तो जब वो हल्द्वानी आया तो फिर उसके पेरेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया। फीमेल पेशेंट था, मेरा डायग्नोसिस था पित्त ग्रहणी था। हेतु में उसका भी पित्त प्रकृति थी पेशेंट की। लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं था, फास्ट फूड था, हॉस्टल लाइफ में लेट नाइट पार्टीज होती थी, घी और दूध से पेशेंट को सूंघते ही वॉमिटिंग सेंसेशन होता था, मतलब वो लेता ही नहीं था। और मीठा भी कम खाता था। जो भी चीज़ें देखिए पित्त को कंट्रोल करती हैं उसकी डाइट में नहीं थी, इसी की वजह से उसका मेंसेस भी रेगुलर था। पेशेंट को मैंने फुल मिल्क डाइट पे डाला और साथ में स्वर्ण पर्पटी 7 दिन के लिए मैंने शुरू करी पेशेंट के लिए। बेल मुरब्बा मैंने ऐड किया। बिल्व जैसे मैंने आपको बताया है बहुत अच्छा रोल रहता है इसका रिकवरी में। और मुरब्बे की फॉर्म में अगर पेशेंट को देते हैं तो आहार के रूप में तो बेटर है ही, लेकिन मुरब्बा फॉर्मुलेशन जो उस पर बेल पे संस्कार होता है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है इसमें। तो मैंने बेल मुरब्बा पेशेंट को स्टार्ट किया। डाइट चेंज में मैंने पेशेंट को कम से कम 30 दिन का तो ये 30 दिन बाद मैंने पेशेंट की डाइट वगैरह चेंज करी। फिर उसमें थोड़ा थोड़ा सा घन आहार मैंने उसको देना स्टार्ट किया। उसमें मिर्च मसाला कम, खट्टा कम, नमक कम करवाया पेशेंट का। और जैसे जैसे उसकी अग्नि बढ़ने लगी, खाना पचने लगा, तो मैंने उसके उसमें आहार में मीठे का एडिशन किया। मीठे में मैंने उसको पेठा खाने को सजेस्ट किया, गाय का घी बढ़ाया मैंने। और बाद में फिर पेशेंट का जब सीवियरिटी कम हो गई थी तो स्वर्ण पर्पटी मैंने बंद कर दी थी पेशेंट की। फिर पंचामृत पर्पटी, बिलाजिल वगैरह, बिलाजिल जो है बेल का मुरब्बा का ही एक मेडिकेटेड फॉर्म सांडू कंपनी ने निकाला है, तो वो यूज़ किया मैंने। पित्त प्रकृति का था तो ताप्यादि लौह मैंने यूज़ करी। लौह कल्प का फिर वही रोल रहता है कि क्योंकि लौह कल्प जो है रक्त धातु को बल प्रदान करते हैं। तो पेशेंट जो है एक तो रेगुलर मेंसेस उसको थी, और क्योंकि रक्त का जैसे मैंने संबंध बताया है कि वो आंतरों से रहता है, आंतरों की उत्पत्ति में, इसलिए तापेदिल मैंने ऐड किया। कोकोनट ऑयल का मैंने मसाज उसको बोला। हालांकि यहाँ शीत प्रदेश है, लेकिन पेशेंट इतना ज़्यादा उसका शरीर गर्म रहता था पित्त दुष्टि की वजह से कि मुझे उसे कोकोनट ऑयल का मसाज मुझे सजेस्ट करना पड़ा। और फिर पेशेंट का फिर ट्रीटमेंट चला और पेशेंट अभी ठीक है। फर्स्ट वीक में देखिए जैसे ऑब्जर्वेशन में मैंने बताया कि जितनी वय कम रहती है तो जल्दी रिजल्ट आता है। और 2 हफ्ते में पेशेंट का रिजल्ट अच्छा आ गया था। आहार पचन के साथ साथ पेशेंट का वजन भी बढ़ने लगा था, उसकी स्टूल फ्रिक्वेंसी रिड्यूस हो गई थी और स्टूल बंद के आने लगा था। 1 मंथ के एंड में 90% रिलीफ हो गया था पेशेंट को। और फिर 120 दिन तक का ट्रीटमेंट चला, उसके बाद पेशेंट का जॉब प्लेसमेंट हो गया था। इस वजह से फिर ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू हो गया पेशेंट का। एक और केस है, ये थोड़ा सा इसमें देखिए एज फैक्टर जो है पेशेंट का 73 था, मेल पेशेंट था, रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल था और प्रोक्टाइटिस का अर्लियर डायग्नोसिस पेशेंट मेरे पास लेके आया था। सिम्टम्स में आईबीएस था पेशेंट को, ब्लडी स्टूल था, ओपेक वाइट डिस्चार्ज, श्वेत कलर का म्यूकोइड डिस्चार्ज हो रहा था पेशेंट को, स्टूल अनईजी था, पेन था, और उसको प्रोस्टेट की दिक्कत भी थी पेशेंट को, 10 साल से दिक्कत थी पेशेंट को। स्टार्टिंग में उसको आईबीएस का ट्रीटमेंट 5 साल चला था, सक्सेस नहीं मिल पाया था डॉक्टर को। और क्योंकि सक्सेस नहीं मिल पाया था और कोलाइटिस उसका जीर्ण हो गया था, प्रवाहिका उसका जीर्ण हो गया था, इसकी वजह से पेशेंट जो है फिर प्रोक्टाइटिस या अल्सरेटिव कोलाइटिस में लैंड अप कर गया था और डॉक्टर ने फिर उसको सर्जरी के लिए एडवाइस कर दिया गया था। मेरा डायग्नोसिस जो था वो गृहिणी था।
क्योंकि पेशेंट जो था डिफेंस में था पहले से, तो उसके हेतुओं में एक्सेसिव अल्कोहल का इंटेक था। रोटेशनल नाइट शिफ्ट्स होती हैं डिफेंस में किसी किसी उसमें, तो वो उसकी हिस्ट्री थी। ठंडी जगहों पे पेशेंट की पोस्टिंग रहा करती थी, तो इस वजह से अल्कोहल और नॉनवेज का इंटेक बहुत ज़्यादा था, तो वो पेशेंट को देखने को मिला था। तो मैंने डाइट में उसको डाइट करेक्शन बताया, साथ में पश्चिमोत्तानासन वगैरह बताया, क्योंकि एज उसकी काफ़ी ज़्यादा थी। और नागरादि कषाय जो ग्रहणी का, पित्तज ग्रहणी का मेन कल्प रहता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है, वो यूज़ किया। कामदूधा रस का यूज़ किया मैंने पेशेंट में। कुटज परपटी यूज़ करी 15 दिन के लिए, और 15 दिन बाद फिर मैंने कुटज अवले, लघु सूत शेकर रस और स्वर्ण परपटी ऐड करी, क्योंकि थोड़ा सा रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे पेशेंट के। 30 दिन का मैंने फिर उसको ये फॉलोअप चलाया। टोटल 60 दिन का पेशेंट का ट्रीटमेंट चला। इनिशियल 15 दिन में पेशेंट का कोई रिलीफ पेशेंट को नहीं मिल पाया था, और नेक्स्ट 15 दिन में थोड़ा सा रिलीफ था, लेकिन पेशेंट के अकॉर्डिंग वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। सेम ट्रीटमेंट मैंने कंटिन्यू करा। 30 से 40% पेशेंट को रिलीफ था, लेकिन पेशेंट ने फिर भी ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू कर दिया। बेसिकली इसमें पेशेंट का जो एज था वो फैक्टर जो है रेड मार्क उसमें रहता है, या फ्लैग करते हैं उसको, क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है कि जितना वय बढ़ती जाती है उतना ही गृहिणी रोग कृच्छसाध्य और असाध्यता की तरफ बढ़ जाता है। शायद यही एक कारण था कि पेशेंट को प्रॉपर रिलीफ नहीं मिल पाया था। ये 5 मेरे केस स्टडीज थे। अब मैं अपने पेशेंट का एक रफ डाटा आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इसमें देखिए फर्स्ट कॉलम में डायग्नोसिस, पेशेंट का प्री डायग्नोसिस मैंने मेंशन किया है, क्योंकि हमारे पास पेशेंट आता है तो इन जनरल वो डायग्नोसिस बना के आता है। अननेसेसरली टेस्टिंग के लिए पेशेंट को नहीं भेजना चाहिए। सेक्स क्या था पेशेंट का, वो डाटा है। ऑक्यूपेशन क्या था पेशेंट का, दोष कौन से हैं, सिम्टम्स क्या थे इनिशियल पेशेंट को, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या थे, क्या रिपोर्ट्स लेके आया था, ट्रीटमेंट कितना चला है, थेरेपी क्या दी है, इंटरनल मेडिकेशन क्या है, अभ्यंग में क्या क्या दिया है, नहीं दिया है, और सक्सेस मिली है या नहीं मिली है। देखिए 100% सक्सेस किसी पेशेंट में नहीं मिलती है, या किसी बीमारी में नहीं मिलती है। इसमें देखिए कुछ एक रेड फ्लैग्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसकी वजह से जो डिजीज़ है थोड़ा सा कृच्य साध्य होती जाती है। सबसे पहला तो इसमें है कि पेशेंट का ऑक्यूपेशन क्या है। ऑक्यूपेशन में मैं इंडियन पेशेंट्स का ही बताऊंगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहेगा अप्रोच। पेशेंट अगर ड्राइवर है तो ड्राइवर लोगों में मलमूत्र वेगावरोध की बहुत ज़्यादा हिस्ट्री मिलती है, बाहर का खाना रहता है, इसकी वजह से थोड़ा सा रिकवरी में डिले होता है उनका। सेकंड, फॉरेस्ट रेंजर अगर रहता है तो उसमें भी खाना उनको कभी समय पे रहता है, कभी नहीं रहता है, खुद बनाते हैं खाना, वो चलना बहुत ज़्यादा होता है, ये उसका रहता है। सेल्स पर्सन अगर कोई है तो उसका भी यही रहता है कि आगे जाके उसको मार्केट में सेल्स का काम है, तो खाना बाहर का ही रहता है, उसको टारगेट पूरे करने रहते हैं, स्ट्रेस रहता है साथ में उसको। शेफ अगर है या होटल इंडस्ट्री का पेशेंट है तो उसमें भी ये सब दिक्कत देखने को मिलती है। खाना जो है उनका होटल का रहता है। निद्रा का भी एक उसमें फैक्टर रहता है कि जो पेशेंट की शेड्यूल है वो उल्टा रहता है, रात में उसको सर्व करना रहता है या बाकी चीज़ें रहती है, तो वो एक रेड फ्लैग है। साथ में जिम इंस्ट्रक्टर जो है, मॉडर्न साइंस में जिम का जो बताया गया है, जिम में जो जिम इंस्ट्रक्टर रहते हैं वो सिर्फ मांस धातु की पुष्टि पे ध्यान देते हैं, तो इस पे उनका जो स्पेसिफिक प्रोटीन एक्सेसिव डाइट रहता है या प्रोटीन रिच डाइट रहता है, उससे सिर्फ एक मांस धातु को ही पोषण मिलता है, बाकी धातुएं जो हैं वो डेफिशिएंट हो जाती हैं। उससे क्या होता है कि एक तो धातु क्षय निर्माण होता है शरीर में, साथ में कुछ एक विरुद्ध आहार वो लेने लगते हैं कि दूध के साथ आपने कुछ मिक्स कर लिया, किसी के साथ कुछ मिक्स कर लिया, क्योंकि आयुर्वेद का या आहार ज्ञान का आहार का इतना अच्छा नॉलेज उनको नहीं रहता है, तो उसकी वजह से अगर पेशेंट उस फील्ड में है तो भी ये एक रेड फ्लैग रहता है। साथ में एज जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि गृहिणी जो है एज वाइज अगर एज प्रोग्रेस कर चुकी है या वयावस्था ओल्ड एज में पेशेंट, तो वो कृच्य साध्यता की रहती है, तो एज अगर पेशेंट का ज़्यादा है तो ये रेड फ्लैग होता है। तीसरा है कि ऑनसेट ऑफ द सिम्टम्स, अगर पेशेंट बहुत लंबे समय से है, बहुत ही क्रोनिक बीमारी है, 9 साल 10 साल
15 साल अगर ये हो गया है तो वो चीज़ जो है रिकवरी में डिले करती है। तो अगर आपके पेशेंट में 2 रेड फ्लैग अगर मिलते हैं तो ये आपको सपोज कर लेना चाहिए इनिशियली ही कि पेशेंट जो है वो कृच्छ साध्य है, और अगर पेशेंट का बल अच्छा है और पेशेंट आपकी बात सुनता है तो ही वो चीज़ रिकवर हो सकती है, नहीं तो वो चीज़ रिकवरी नहीं होती है और पेशेंट एंड अप करता है कॉम्प्लिकेशंस में। तो ये माइंडसेट के साथ ही आपको पेशेंट का ट्रीटमेंट देना है। बाकी ये पेशेंट का डाटा है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट अपना सेव कर सकते हैं। इसी के साथ मेरा प्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। Thank you so much, sir, and it's really a nice presentation. Can we start with the question answer session? जी बिल्कुल। Okay. गायत्री जी का क्वेश्चन है, मेडिसिन से अल्सरेटिव कोलाइटिस क्योर होगा क्या? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा? बेस्ट मेडिसिन क्या है? देखिए, जैसे मैंने पूरा जो मेरा प्रेजेंटेशन था अल्सरेटिव कोलाइटिस पे ही था, बिल्कुल मेडिसिन से क्लियर हो जाता है, और इसको साध्य कैटेगरी में आयुर्वेद के हिसाब से आप मान सकते हैं। अगर एज फैक्टर ज़्यादा नहीं है पेशेंट का तो ये साध्यता की श्रेणी में आता है। जैसे जैसे फैक्टर्स बढ़ते जाते हैं तो ये कृच्छ साध होता है, तो ये करेक्ट हो सकता है। एक सिंगल मेडिसिन इसके लिए डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि निदान आपको अपना अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं रखना है, आपको आयुर्वेद निदान रखना है। उसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहला संप्राप्ति बनानी है, निदान बनाना है, और निदान प्रॉपर हो गया तो आप कोई भी अगर आप अपना संहिता खोलेंगे तो उसमें ग्रोसरीज मिल जाएगी आपको, उसके हिसाब से आपको अपना कस्टमाइजेशन करना बहुत जरूरी है। ओके, अनदर क्वेश्चन एनोनिमस है, फ्रॉम एनोनिमस, गोट मिल्क का क्या रोल है अल्सरेटिव कोलाइटिस में? गोट मिल्क का रोल अच्छा रोल है, लेकिन इनिशियली अगर पेशेंट को आप काउज मिल्क देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि काउज मिल्क में भी जो देसी गाय अवेलेबल है उसका अगर वो देते हैं तो ज़्यादा रोल है। पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ में अगर हिस्ट्री में कभी राजक्षमा या टीबी रह चुका है, या फिर आपके डायग्नोसिस में उसको क्षय रोग है, तो फिर आप काउज मिल्क की जगह गोट मिल्क भी दे सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा उसमें। ओके, राहुल जी एक क्वेश्चन है, लाइक क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपका काफी ज्यादा अच्छा है, सो हमारे कई सारे नए डॉक्टर हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली ही अपना क्लिनिक स्टार्ट किया है, सो फॉर द पेशेंट फुटफॉल उनका अगर बाई चांस लो है तो कैसे वो अपने आप को मोटिवेट करते रहे सो दैट वो आयुर्वेद के ही संसार में रहे, उनका ऐसा ना हो कि जस्ट बिकॉज ऑफ पेशेंट लो है या इनिशियल थिंग्स आर नॉट गोइंग सो मच ऑफ ऑन अ गुड ट्रैक, तो वो आयुर्वेद की जगह एलोपैथ साथ में प्रैक्टिस शुरू करते, तो उसके रिगार्डिंग आप कुछ बताना चाहेंगे हमें? जी जी, देखिए नलिनी जी, क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। आयुर्वेद जो सीखने और सिखाने की परंपरा आयुर्वेद में बताई गई है वो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत बताया गया है। तो सबसे पहला मैं यही सुझाव दूंगा कि जो स्टूडेंट्स आयुर्वेद प्रैक्टिस के इच्छुक हैं तो वो सबसे पहला आप किसी गुरु को अपनाएं, और उसके यहाँ जाके अंडर प्रैक्टिस आपको करना बहुत ज़रूरी है। गुरु से मेरा मतलब है कि आपको किसी क्लिनिशियन को अपनाना है या उसके अंदर अंडर प्रैक्टिस सीखनी है, और जब आप सीख जाते हैं तो गुरु के मार्गदर्शन में ही आपको अपना क्लिनिक खोलना है। क्लिनिक खोलने में भी आपको बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि कमर्शियली एक ऐसी जगह पे क्लिनिक होना चाहिए जहाँ पे पेशेंट्स आते जाते रहें या मार्केट के पास में हो। ऐसी जगह पे क्लिनिक ना खोलें आप कि जहाँ पे क्राउड आती ही नहीं है। ये तो आपका क्लिनिक खोलने का हो गया। बाकी जिन्होंने क्लिनिक खोल लिया है या उनको फुटफॉल पेशेंट का नहीं आ रहा है या कोविड की वजह से वो कम हो गया, तो इसमें देखिए सीधी सी बात है, आपको आपको अपने जो सोर्स ऑफ इनकम है या तरीके हैं उनको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि मॉडर्न पीरियड आजकल स्टार्ट हो गया है और इंटरनेट का यूज़ हर किसी के पास है। तो इंटरनेट को आपको अपने लाइफ में ऐड ऑन करना पड़ेगा।
फिजिकल कंसल्टेशन के साथ साथ आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन देनी पड़ेगी, आपको 2-3 ऐसे प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने पड़ेंगे जिसकी वजह से आपको आपका पेशेंट आपको मिल सके। निरोग स्ट्रीट उसमें से एक बहुत अच्छा काम कर रहा है इंडिया में। आयुर्वेद के फील्ड में निरोग स्ट्रीट का पोर्टल बहुत अच्छा लगता है। ये पेशेंट कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, साथ में आजकल इन्होंने शायद मैंने देख रहा था कि कुछ पार्टनरशिप प्रोग्राम में अपना थोड़ा सा डाटा वगैरह या फिर जो पब्लिकेशंस है वो डॉक्टर्स के साथ शेयर करते हैं। तो उससे क्या रहता है कि अगर पेशेंट आपकी पेज पे लैंड करता है या आपकी वेबसाइट पे लैंड करता है तो एक अट्रैक्टिव कोई भी अगर आप उसके साथ फ्लायर शेयर करते हैं अपने क्लिनिक का या बाकी चीज़ों का, तो वो पॉसिबल हो सकता है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाए। क्योंकि देखिए अगर आपकी ऑफलाइन इनकम के साथ साथ ऑनलाइन इनकम रहेगी तो कोविड जैसा जब कभी कोई चीज़ आती है तो उसमें ऑनलाइन आपका बढ़ जाता है या वो सपोर्ट बढ़ जाता है। तो आपको नॉलेज के साथ साथ कमर्शियली कुछ एक ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा जिससे कि आपका सोर्स ऑफ इनकम एक से ज़्यादा जगह से आए, तो ही वो चीज़ आपको सक्सेसफुल रहेगी। फिर स्टार्टिंग के इनिशियली जब हमारे गुरु जी कहते हैं कि शुरू के 1000 दिन आपको अपने चेयर पे बैठना है अच्छे से, अगर वो आपने निकाल लिए तो फिर जो है जर्नी ईजी हो जाती है। तो फिर इसके साथ में ये तो जर्नी ईजी होगी, लेकिन 3 साल या 1000 दिन बाद जब आपका ऑनलाइन आप उसमें घुस जाएंगे एक बार उस फील्ड में, तो धीरे धीरे वहाँ पे भी आपका जो है सोर्स ऑफ इनकम बढ़ता चला जाएगा। और इन फ्यूचर अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको इंटरनेशनल पेशेंट्स भी मिलते हैं, तो वो चीज़ आपको इसमें ऐड ऑन करनी पड़ेगी। Okay, Devang Panera ji का है, to avoid stress and overthinking in ulcerative colitis patient, which medicine should be suitable? देखिए इसमें should I reply in English or patient is comfortable? सर दोनों ही लैंग्वेज कंफर्टेबल है, आप हिंदी में ही बताइए, हमारे बाकी व्यूअर भी ज्यादा बेहतर फील करेंगे। जी देखिए स्ट्रेस किस वजह से हो रहा है, सबसे पहले तो उसका कारण आपको जानना पड़ेगा और उस कारण को कम करने का कोई ना कोई सॉल्यूशन है। प्रैक्टिकली देखा जाता है कि जैसे कुछ लोगों को जॉब का स्ट्रेस रहता है, कुछ लोगों को स्टूडेंट्स रहते हैं उनको ब्रेकअप वगैरह हो जाता है तो उसका स्ट्रेस रहता है। बाकी किस वजह से स्ट्रेस आया है उसके अकॉर्डिंग आपको उसके अपोजिट बिहेवियर करना पड़ेगा। अपने आप को अकेले मत छोड़ें, हमेशा बिजी रहें। अगर दुखी हैं या ब्रेकअप जैसा कुछ है तो कुछ आप गाने वगैरह सुन सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। और इन बिहेवियर्स के साथ साथ अगर आप मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे मानस मित्र वटक हो गया, ब्राह्मी वटी हो गई, स्वर्णयुक्त, ये सब चीज़ें जो है इसको स्ट्रेस से फाइट करने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो ये कंबाइंड बिहेवियर अगर आप फॉलो करते हैं तो रिकवरी पॉसिबल है इसमें। ओके, विनय पाटिल जी का है क्वेश्चन, सर व्हाट ब्रांड इज ऑफ गुड रिजल्ट लाइक ट्रीटमेंट यू मेंशन? पार्डन, ही इज आई थिंक इनका क्वेश्चन अधूरा सा लग रहा है। सर व्हाट ब्रांड इज ऑफ गुड रिजल्ट लाइक ट्रीटमेंट यू मेंशन, मतलब आपने जो भी ट्रीटमेंट मेंशन किया है उसमें कौन से ब्रांड्स आर बेटर? इसमें देखिए डिपेंड करता है, एक वैद्य होने के नाते आपको सबसे पहले दवा का परीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। तो आप ना मेरी बात पे जाइए ना आपके एमआर की बात पे जाइए, शास्त्र निकालिए। शास्त्र में जैसे भस्म कल्पना है तो उसका कैसा परीक्षण किया जाता है वो खुद करके देखें। इन जनरल बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसमें डाबर है वो अच्छा है, अगर गुटी वटी यूज़ करते हैं, दूध पापेश्वर अच्छा ब्रांड है इसमें गुटी वटी यूज़ करने के लिए। बाकी अगर घृत या आसावरिष्ठ आप यूज़ करना चाहते हैं तो साउथ की कोई भी ब्रांड आप यूज़ कर सकते हैं, वैद्य रत्नम हो गया, कोटिकल हो गया या आयुर्वेद फार्मेसी हो गया, ये सभी अच्छे कल्प बनाते हैं, तो इसके हिसाब से वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ब्लाइंड फेथ करना है, आपको दवा खुद से अपने क्लिनिक पे उसका परीक्षण करना है और आपको आपके परीक्षण में वो खरी बैठती है तो फिर वो यूज कर सकते हैं। और अगर मेडिसिन के बारे में ज्यादा डिटेल चाहिए होगा तो डेफिनेटली निरोग स्ट्रीट ऐप पे भी आ सकते हैं, निरोग स्ट्रीट वेबसाइट में जाकर ऑर्डर भी कर सकते हैं, राइट सर? बिल्कुल लाइफ काफी स्मूथ है। मैं भी अपनी मेडिसिन निरोग स्ट्रीट से ही ऑर्डर करता हूँ। तो एक
छत के नीचे अगर सारे ब्रांड मिल जाते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, मेरा हेडेक कम हो जाता है उसमें। एक्चुअली थैंक यू सो मच सर। सो डॉक्टर संकेत मिश्रा जी का एक क्वेश्चन है, डू यू फाइंड एनी रिलेशन ऑफ कोलाइटिस विद ब्लड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स? नहीं, ऐसा मुझे कोई ऐसा तो अभी तक की प्रैक्टिस में कोई रिलेशन देखने को नहीं मिला है। इन फ्यूचर अगर कुछ होता है या कुछ वैसा रहता है तो आगे मैं शेयर करूंगा वो आप लोगों को। ठीक है। वैद्य रूपल अग्रवाल जी का क्वेश्चन है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो तो और ब्लीडिंग होगी, पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही हो, अगर केवल पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तो प्लीज लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा? इसमें देखिए सबसे पहला कॉन्स्टिपेशन आप किसको कह रहे हैं। देखिए आयुर्वेद चिकित्सक होने के नाते अगर आप शब्दों का हिंदी प्रयोग या संस्कृत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन एक वाइड टर्म है। कॉन्स्टिपेशन के अंदर बहुत सारी अवस्थाएं आती हैं। इसमें देखिए इन जनरल जो देखने को मिलता है, अगर पेशेंट का मल जो है वो रूक्ष हो रहा है, गुठली वाला हो रहा है, तो उसको भी कॉन्स्टिपेशन बोला जाता है। अगर पेशेंट का मल चिपचिपा हो रहा है, उसकी मात्रा कम हो रही है, या मल जाने के बाद फिर से उसको मल जाने की इच्छा हो रही है, तो उसको भी कॉन्स्टिपेशन बोला जाता है। तो दोनों में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग अलग हो जाता है। अगर रूक्ष मल है पेशेंट का तो उसका मतलब पेशेंट के आहार में स्नेह की कमी है, उसके खाने में घी बढ़ा सकते हैं आप। ऊपर खाना प्रॉपर पचेगा तो ही बाई प्रोडक्ट या मल जो है वो अच्छे से तैयार होगा। या फिर स्नेह दे सकते हैं पेशेंट को, एरंड तेल दे सकते हैं, गंधर्व हरितकी दे सकते हैं, ये सब दे सकते हैं। अगर दूसरे तरीके का कॉन्स्टिपेशन है या आपकी जब पेशेंट का मल साम है, पेशेंट का मल चिपक के आ रहा है, आंतों में चिपका है, प्रॉपर बाउल डेफिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आपको पेशेंट को दीपन पाचन देना पड़ेगा, लंघन देना पड़ेगा, उष्ण जल का प्रयोग करना पड़ेगा, उसकी एक मील स्किप करनी पड़ेगी। फिर उसके साथ में फिर आपको लैक्सेटिव का विचार अगर चाहे तो कर सकते हैं। सिर्फ लैक्सेटिव देना कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये सब चीज़ जब आप करेक्ट कर लेते हैं तो स्टूल फॉर्मेशन प्रॉपर होने लगेगा। फिर उसके बाद फिर रक्त स्तंभन में आप, जैसे मैंने बताया है कि आप बोलबद्ध रस यूज़ कर सकते हैं, रक्त स्तंभन वटी आता है वो यूज़ कर सकते हैं, और मोच रस यूज़ कर सकते हैं, उसका शीरपाक यूज़ कर सकते हैं। और पेशेंट अगर विलिंग है तो पिच्छा बस्ती से बेटर कुछ नहीं है इसमें, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, वन एनोनिमस है हमारे व्यूअर्स एंड उनका क्वेश्चन है, अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट में अगर ब्लीडिंग पाइल्स है तो कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए आयुर्वेद में अलग अलग सिम्टम्स बताए। एक रेफरेंस आया है कि अर्श, अतिसार और गृहिणी को चिकित्सा जो है वो एक होती है, या उसका चिकित्सा सिद्धांत एक होता है। और ऐसा नहीं है कि अगर पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस या गृहिणी है तो बाकी चीज़ नहीं हो सकती। उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो सकता है, अर्श भी हो सकता है, भगंदर भी हो सकता है। भगंदर के एक टाइप में अर्शो भगंदर भी आया है। तो अगर एक से ज़्यादा सिम्टम्स आपको मिलते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के, तो उसमें गुद प्रदेश की दुष्टि है पेशेंट को, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ में पक्वाशय क्षेत्र दुष्ट है तो वात की दुष्टि है, ये आपको ध्यान में रखना है। और गुद जो है क्योंकि मांस मर्म है, तो मांस मर्म का ध्यान रखते हुए फिर उसको चिकित्सा देनी है। तो गुग्गुल तिक्तक घृत इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में बेनिफिशियल है, साथ में भगंदर और अर्श की कंडीशन में बेनिफिशियल है। अगर पित्त प्रधान है तो पेशेंट को महातिक्तक घृत दे सकते हैं। देखिए पक्वाशय जो है वो वात पित्त का स्थान है, वहाँ कटु रस का उत्पादन होता है। तो वात पित्त को शमन करने के लिए श्रेष्ठ जो द्रव्य आयुर्वेद में बोला है वो घृत बोला है। तो चॉइस ऑफ ड्रग जो भी आपका होगा उसमें इंटरनली आपको घृत प्रधान द्रव्य यूज करना पड़ेगा। बाकी फिर उसमें अगर आप चाहते हैं तो कोई भी अर्श और गृहिणी के जो कॉमन कल्प हैं वो आप निकाल सकते हैं, वो पेशेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अनीता जोशी जी का क्वेश्चन है, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट में अल्सरेटिव कोलाइटिस हो तो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट क्या होगा? कीमोथेरेपी जो है थोड़ा सा कैंसर पेशेंट में जो भी की जाती है उसमें फोर्सफुली कहें कि आपको जो कैंसर सेल्स हैं उसको रोका जाता है एक तरीके से। और कैंसर जो है किसी भी रोग की असाध्यता अवस्था या त्रिदोष का उसमें समावेश होना
वो उसमें देखा जाता है। तो अगर कीमोथेरेपी अगर पेशेंट की हुई है और उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो रहा है, तो ऐसे में फिर रसायन चिकित्सा की तरफ आपका बल होना चाहिए। रसायन का सेवन या रसायन जो द्रव्य हैं वो इस तरह से आपको चूज करने हैं कि पेशेंट की प्रकृति कैसी है, उसके सिम्टम्स कैसे हैं। अगर पेशेंट की अग्नि अच्छी है तो ग्रिड बेस्ड रसायन आप यूज कर सकते हैं, और पेशेंट की अगर अग्नि अच्छी नहीं है और पेशेंट का रिलीफ लेवल जल्दी जाता है, तो आप उसमें रस कल्प जैसे वसंत कल्प जो आए हैं वो यूज जरूर करिए। जैसे इसमें स्वर्णमालिनी वसंत आप यूज कर सकते हैं, वसंत कुसुमाकर रस यूज कर सकते हैं। वसंत कल्पों का अगर यूज अपने अल्सरेटिव कोलाइटिस के ट्रीटमेंट के साथ करेंगे तो उसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको।